चलिए बच्चों, अब हम लोग जो हैं ये डिस्कस करने जा रहे हैं जहां लास्ट क्लास में स्टॉप किया था वहां। अच्छा, आपको याद है लास्ट क्लास हमने कहाँ स्टॉप किया था? आखिरी रिएक्शन शायद मैंने कोरे हाउस बताई थी ना आपको। कोरे हाउस में अगर आप याद करें तो कोरे हाउस में क्या होता है कि कोरे हाउस में बिल्कुल वुड्स जैसी रिएक्शन है, कपलिंग होती है, क्रॉस कपलिंग होती है, लेकिन हमारे पास फ्रीडम होती है कि हम कौन सा हैलाइड चूज करें। ठीक है ना? एक हैलाइड हम लेते हैं, मतलब दो हैलाइड लेते हैं। पहला हैलाइड जो है क्या कर पहला हैलाइड लेते हैं तो वो गिल्मन रीजन बनाता है, और दूसरा हैलाइड लेते हैं तब वो रिएक्ट करता है ना? तो इस प्रकार से हमारे पास फ्रीडम होती है कि हम कोई एक हाइलाइट लें, तो वो होगी कोरे हाउस सिंथेसिस। आज हम दो छोटी छोटी रिएक्शंस की बात करेंगे। आज हम लोग दो छोटी छोटी रिएक्शंस की बात करेंगे, तो आइए बात शुरू कर देते हैं। प्रिपरेशन में एक और रिएक्शन रह गई, अब जो रह गया वो छोटा छोटा रह गया है। एक रह गया है जीएमपी नेक्स्ट, लिखिए सभी लोग। जीएमपी जो भी था शायद 9 8 या 9 था। नेक्स्ट कौन सा था? 8 है। हाँ, जीएमपी 8 लिखिए। बाई एच बी एच। हाँ, बाई एच बी एच। एच बी एच का मतलब होता है, एच बी एच का फुल फॉर्म होता है हाइड्रे बोरेशन हाइड्रेशन। हाइड्रे, फिर बोरेशन और हाइड्रेशन। हाइड्रेबोरेशन हाइड्रेशन। देखो बच्चों, एचबीएच का मतलब हाइड्रेबोरेशन हाइड्रेशन होता है। हाइड्रेबोरेशन हाइड्रेशन, ठीक है। एच बी एच शॉर्ट में बोलते हैं। कई बार रिएक्शन के ऊपर एचबीएच लिखा मिल सकता है, पूरा फॉर्म ना सही तो एचबीएच भी लिखा हो सकता है, राइट। हाँ, क्या होता है इसमें, ध्यान दीजिएगा। इसमें होता है रिएक्शन ऑफ एल्कीन, एल्कीन की रिएक्शन होती है, किससे होती है? डाइबोरेन। डाइबोरेन, डाइबोरेन क्या होता है बताएंगे? डाइबोरेन से होती है ना। फिर सेकेंड स्टेप में एसिड से होती है। अब देखो, जब रिएक्शन डाइबोरेन से होती है एल्कीन से, तो क्या बनता है? एल्केन बनता है। देखो बच्चों, यहां बनेगा एल्केन। अपने अपने माइक्रोफोन को म्यूट कर लिया करें जब आप लोग नहीं, मतलब माइक्रोफोन को म्यूट रखा करें बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन पूछना तो ही ऑन करें, अदरवाइज एक साउंड पीछे से आती रहती कोई ना कोई। हाँ, तो मैं बोल रहा था रिएक्शन ऑफ एल्कीन डाइबोरेन और एसिड से होती है, एल्केन बनता है। ध्यान दो, एल्कीन कैसा होता है? ये एल्कीन आर सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू। हमने यहाँ पे दो टाइप के कार्बन लिए डबल बॉन्ड पे, एक को पे हैश बना दिया, एक कार्बन पे हैश बना दिया, एक कार्बन पे स्टार बना दिया। अब कहते हैं दो कार्बन है, हैश वाले में हाइड्रोजन कम है, स्टार वाले में हाइड्रोजन ज्यादा है। जब इसमें ऐड करेंगे तो जो एल्केन बनेगा ऐसे बनेगा, देखो आर सी एच सी एच टू। ध्यान दो बच्चों, इसमें दो हाइड्रोजन आ जाएंगे, एक हाइड्रोजन यहां आएगा, एक हाइड्रोजन यहां आएगा। एल्कीन में दो हाइड्रोजन जुड़ के एल्केन बन गया, लेकिन कौन सा हाइड्रोजन आएगा? ध्यान रखिए, ये जो हाइड्रोजन आएगा पहला वाला, जो स्टार हैश कार्बन पे जो आएगा, ये होगा फ्रॉम डाइबोरेन, फ्रॉम डाइबोरेन। और ये वाला जो H आएगा, ये स्टार कार्बन जो H आएगा स्टार वाला, ये आएगा फ्रॉम एसिड, फ्रॉम डाइबोरेन एंड फ्रॉम एसिड। दो H आएंगे और ऐसे आएंगे, एक H डाइबोरेन से आएगा, दूसरा H एसिड से आएगा। पीछे हल्का डिस्टर्बेंस आता है, आप लोग अपने माइक्रोफोन को म्यूट कर लीजिए। तो मैं जो बोल रहा था, एल्कीन की रिएक्शन जब डाइबोरेन और एसिड से करते हैं तो एल्केन बनता है। और ये कैसे बनता है? एल्कीन में दो हाइड्रोजन जुड़ गए, एक हाइड्रोजन यहाँ एक यहाँ। ये हाइड्रोजन किससे आता है? डाइबोरेन से। ये किससे आता है? एसिड से। देखो, डाइबोरेन ऐसे होता है, डाइबोरेन होता है B2H6, B2H6, ध्यान दीजिए। जिसमें बनाना बॉन्डिंग होती है, याद करिए, आपने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा होगा, बनाना बॉन्डिंग होती है B2H6 में, वो होता है डाइबोरेन, राइट। फिर एसिड क्या होता है? कोई भी एसिड मान लो, एसिटिक एसिड ले लिया, CH3COH। तो कहते हैं ये जो H है, ये वाला H ये यहां जाएगा, और ये वाला H ये यहां जाएगा। यानी एसिड का जो H होगा वो कहां जाएगा, और डाइबोरेन का H होगा वो कहां जाएगा। तो आप क्या समझे कि जब हम हाइड्रेबोरेशन, हाइड्रेशन क्या होता है? हाइड्रेबोरेशन हाइड्रेशन का मतलब होता है एल्कीन पे एल्केन बनना,
एल्कीन पे 2 हाइड्रोजन जुड़ेंगे, जहां हिंड्रेंस कम है, जहां हिंड्रेंस कम है वहां एसिड का एच आएगा, जहां हिंड्रेंस ज्यादा है, हिंड्रेंस किस पे ज्यादा है, हैश कार्बन और स्टार कार्बन में, हैश कार्बन पे हिंड्रेंस ज्यादा है, देखो ना हैश कार्बन के आसपास क्राउडिंग ज्यादा है क्योंकि हैश कार्बन 2 डिग्री है और स्टार कार्बन 1 डिग्री है। तो जहां पे हिंड्रेंस ज्यादा है, जहां पे हिंड्रेंस ज्यादा है, बेटा मुझे लग रहा है मुझे फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा, आप लोग रहिए मीटिंग में। ये स्क्रीन जो है काफी अजीब लाइन्स आ रही, लोग एक मिनट, बस एक मिनट आप लोग रहिए लाइन में, आप लोग नहीं छोड़ना है। तो डिस्कशन में हम लोग जो बात कर रहे हैं उस पर फिर से एक बार आते हैं। हम लोग बात ये कर रहे थे कि डाइबोरेन जो B2H6 होता है, B2H6 डाइबोरेन है, ये डाइबोरेन अगर THF सॉल्वेंट होता है, अगर सॉल्वेंट THF होता है तो ये डाइबोरेन बोरेन के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अगर THF सॉल्वेंट होता है, THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, तो डाइबोरेन बोरेन नहीं रहता, ये बन जाता, देखिए इधर B2H6 जैसे ही आप THF में डालोगे ये बन जाएगा BH3, यानी सॉल्वेंट के अंदर जाते ही डाइबोरेन बोरेन बन जाता है, ये बोरेन बन के ही रिएक्ट करता है। तो डाइबोरेन जो है वो बोरेन बन के ही रिएक्ट करता है, ठीक है। अब जब डाइबोरेन बोरेन बन के रिएक्ट करता है, अब इसकी आगे रिएक्शन मैकेनिज्म बताएंगे, इसकी आगे रिएक्शन बताएंगे कैसे करता है, इतना नोट कर लो पहले। तो डाइबोरेन बोरेन बन के रिएक्ट करता है, इतना पहले आप नोट कर लीजिए। तो अगर आपने नोट करे तो और आगे की बात करते हैं हम, इस बात में हम लोग देखेंगे कि ऐसा होता क्यों है। डाइबोरेन बोरेन में आ गया, ठीक है, लेकिन क्या है ना, बनाना डाइबोरेन क्यों बनता था, बिकॉज ऑफ बनाना बॉन्डिंग, क्योंकि इसमें डाइबोरेन में बोरॉन का ऑक्टेट पूरा नहीं होता था। अब क्योंकि इसमें बोरॉन का ऑक्टेट पूरा नहीं होता था, तो बोरॉन अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए क्या था, कपलिंग करता था, बनाना बॉन्डिंग करता था। अगर आपको याद हो बनाना बॉन्डिंग क्या थी, BH3 ऐसे एग्जिस्ट नहीं करता था, ये इसके फॉर्म में रहता था, क्यों, ऑक्टेट पूरा करने के लिए, डाइबोरेन के फॉर्म में रहता था, सिर्फ ऑक्टेट पूरा करने के लिए। लेकिन अभी क्या है, अभी क्या है कि जैसे THF डालते हैं तो डाइबोरेन पहले बोरेन में कन्वर्ट होता है, ठीक है ना, रिएक्ट ये इस फॉर्म में नहीं करता, ये इस फॉर्म में आने के बाद रिएक्ट करता है, डाइबोरेन बोरेन बनने के बाद रिएक्ट करता है, राइट। फोर्थ पॉइंट लिखे, फोर्थ पॉइंट कौन सा एच कहां जाएगी, ये इंपॉर्टेंट बात है। अब देखिए कैसे जाएगा वो हम आपको बता रहे हैं, कहां जाएगी तो बता दिया, लेकिन कैसे जाएगा देखिए। तो अगला पॉइंट जो आएगा, चौथा पॉइंट, वो ऐसा होगा कि देखें ये बोरेन बन गया। अब क्या है, जो एल्कीन होता है, एल्कीन RCH डबल बॉन्ड CH2, ये एल्कीन है, ये हैश कार्बन, ये स्टार कार्बन। इसमें क्या है बच्चों कि, और डाइबोरेन ऐसे आता है, ये रहा डाइबोरेन H और ये डाइबोरेन बोरेन S में कन्वर्ट हो गया, डाइबोरेन बोरेन बन चुका है। हमने आपको बताया है डाइबोरेन जो है वो बोरेन बन के रिएक्ट करता है, तो डाइबोरेन बोरेन बन चुका है। माइक्रोफोन ऑफ कर दे, किसी कहीं से आवाज आ रही है, ठीक है ना। डाइबोरेन जो है वो बोरेन बन के रिएक्ट करता है। तो अब देखो बच्चों क्या करना है इसके बाद, डाइबोरेन बोरेन बन गया, अब करना क्या है, अब करना ये है, ध्यान दो, इस यहाँ कार्बन कई सारे, सॉरी हाइड्रोजन कई सारे, एक हाइड्रोजन ये हो गया, ठीक है, कई सारे हाइड्रोजन हैं, उनमें जरा इस हाइड्रोजन को फोकस करो, ये हाइड्रोजन, इस पे है बोरॉन और हाइड्रोजन कंपेयर करो तो देखो ना यहाँ पे हिंड्रेंस कम है, बोरॉन पे 3 H लगे हैं, लेकिन ये हाइड्रोजन सिर्फ एक बोरॉन जुड़ा है, इन दोनों को आपस में कंपेयर करो तो यहाँ हिंड्रेंस कम है। क्योंकि हाइड्रोजन पे हिंड्रेंस कम है इसलिए हाइड्रोजन वहां अटैक करेगा, आई रिपीट, क्योंकि हाइड्रोजन पे हिंड्रेंस कम है इसलिए हाइड्रोजन वहां अटैक करेगा जहां हिंड्रेंस क्या हो, कम हिंड्रेंस वाला ज्यादा पे अटैक करेगा, ज्यादा हिंड्रेंस वाला कम पे अटैक करेगा। मतलब एक होता ना
एक बल्कि ग्रुप कहां अटैक करेगा, जहां पे उसको कम हिंड्रेंस मिल रहा हो। बड़ा ग्रुप छोटी जगह, खुली जगह पे अटैक करेगा। देखो ना, ये बड़ा ग्रुप है, बोरॉन इन यहाँ BH3 में बोरॉन बड़ा ग्रुप है, तो बोरॉन यहाँ अटैक करेगा इस पे, इस कार्बन पे, स्टार कार्बन पे। ज्यादा हिंड्रेंस वाला कम पे अटैक करेगा, एक कम हिंड्रेंस वाला ज्यादा पे अटैक करेगा। तो ऐसे करके यहाँ एक ट्रांजिशन स्टेट बनने जा रही है। कैसे होगी ट्रांजिशन स्टेट, देखिए जरा। ये हाइड्रोजन दोनों इलेक्ट्रॉन लेके यहां अटैक कर देगा, और ये कार्बन दोनों इलेक्ट्रॉन लेके यहां अटैक कर देगा। तो एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी ऐसी, R CH CH2 बोरॉन, सॉरी हाइड्रोजन बोरॉन, ये तो कुछ बॉन्ड टूट रहे हैं। कौन सा बॉन्ड टूट रहा है, ये वाला, ये वाला बॉन्ड टूट रहा है, ये वाला बॉन्ड टूट रहा है। कुछ बॉन्ड बन रहे हैं, ये वाला बॉन्ड बन रहा है, डॉटेड, ये डॉटेड ब्लू बन रहे हैं, ठीक है, बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है इनका। ये बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं, रेड रेड वाले डॉटेड बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं, बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं। तो बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं और बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं, दोनों प्रोसेस साथ साथ चल रहा है। बॉन्ड का फॉर्म होना और बॉन्ड का फॉर्म होना और बॉन्ड का टूटना, दोनों प्रोसेस साथ साथ चल रहे हैं। जब दोनों प्रोसेस साथ साथ चलेंगे तो फाइनली क्या होगा, रेड वाले बॉन्ड टूट जाएंगे, डॉटेड में रेड वाले टूट जाएंगे और ब्लू वाले बन जाएंगे। तो कंपाउंड ये बन चुका, देखिएगा, R CH CH2। ध्यान दीजिए, ऐसा लगता है ये हाइड्रोजन यहां जुड़ चुका है और ये बोरॉन जो है वो यहां जुड़ चुका है। ध्यान दीजिए, सीन एडिशन होगा, दो हाइड्रोजन लगे हुए इसके संग, बोरॉन संग दो हाइड्रोजन है, ऐसा। सीन एडिशन, सीन एडिशन मतलब जो होता है, दोनों के दोनों जो बोरॉन और हाइड्रोजन दोनों सेम साइड से जुड़े, जिधर से हाइड्रोजन उधर से बोरॉन आया। अब आप एक बात देख लो, जरा देख लो, जो मैंने बोला था ना कि यहाँ पे बोरॉन, जहां पे हिंड्रेंस ज्यादा वहां बोरॉन का हाइड्रोजन आता, तो बोरॉन का हाइड्रोजन कैसे आया, देखो बोरॉन का हाइड्रोजन बी से निकला, यहां जुड़ गया। क्लियर। तो पहले पॉइंट समझ लीजिए कि जहां हिंड्रेंस ज्यादा होता है वहां पे बोरॉन का हाइड्रोजन आता है डबल बॉन्ड पे। इसके बाद ध्यान दीजिए, जैसे ये एक BH बॉन्ड रिएक्ट किया है, बोरॉन हाइड्रोजन बॉन्ड ऐसे जुड़ गया है एक एल्कीन से, उसी प्रकार से ये दूसरा BH बॉन्ड, ये तीसरा BH बॉन्ड, तीनों के तीनों बोरॉन हाइड्रोजन बॉन्ड बारी बारी से जुड़ेंगे। तीनों के तीनों बोरॉन हाइड्रोजन बॉन्ड बारी बारी से जुड़ेंगे। कैसे जुड़ेंगे देखिए, तो बच्चों कुछ ऐसा होगा, अगले पॉइंट में देखिएगा, दो एल्कीन के मॉलिक्यूल और आएंगे, CH3, सॉरी R था ना, R, हाँ, एल्कीन के दो मॉलिक्यूल और होंगे, R CH डबल बॉन्ड CH2। ये एल्कीन के दोनों मॉलिक्यूल बारी बारी से फिर रिएक्ट करेंगे। जैसे ये एक मॉलिक्यूल डाइबोरेन का एक BH बॉन्ड जुड़ा है, अभी दो BH बॉन्ड बाकी, ये वाला BH बॉन्ड भी एक एल्कीन से रिएक्ट करेगा, ये वाला BH बॉन्ड भी इस एक एल्कीन से रिएक्ट करेगा। तो आप देखेंगे एल्कीन के तीन मॉलिक्यूल बन गए, R CH CH2, R CH CH2, R CH CH2। और आपको दिखाने के लिए बताते हैं, इस पे हाइड्रोजन आगे से आएगा तो बोरॉन भी आगे से आएगा, जो दोनों हाइड्रोजन और बोरॉन का सीन एडिशन है, फ्रंट साइड से आ रहा है। इसमें भी हाइड्रोजन अगर आगे से आया है तो यहां भी बोरॉन आगे से आएगा, वही बोरॉन। इसमें भी हाइड्रोजन आगे से आएगा, तीनों कार्बन पे हाइड्रोजन आगे से आएगा, तो इसमें भी बोरॉन आगे से आएगा। मतलब ध्यान रखना, तीनों मॉलिक्यूल में बोरॉन हाइड्रोजन आगे से अटैक कर रहा है, सीन एडिशन हुआ, बोरॉन भी इधर से, हाइड्रोजन भी इधर से। ठीक है, कौन सा एडिशन हो रहा है, सीन एडिशन हो रहा है। तो यहां पे जो एडिशन है वो सीन एडिशन है, ध्यान रखना। आप मैंने जैसे बनाया, आप जैसे दिमाग में रखिए कि नहीं सर, तीन मॉलिक्यूल होंगे, एक BH3 तीन मॉलिक्यूल से रिएक्ट करेगा, एक BH बॉन्ड सामने जुड़ गया, दूसरा BH बॉन्ड सामने जुड़ गया, तीसरा BH बॉन्ड सामने जुड़ गया। ये जो कंपाउंड बना इसको बोलते हैं ट्राई अल्किल बोरेन, ट्राई अल्काइल बोरेन, ट्राई अल्काइल बोरेन बन गया। बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, आगे भी एक जगह आएगा। तो आपने देखा, जिसने भी क्वेश्चन किया कि सर ये बोरॉन, ये वही बोरॉन का हाइड्रोजन वहीं पे क्यों जाता है जहां हिंड्रेंस ज्यादा होता है, इसलिए बोरॉन खुद बल्कि है, ये हाइड्रोजन छोटा है, तो कम हिंड्रेंस वाला ज्यादा अटैक करेगा, ज्यादा वाला कम पे अटैक करेगा। अच्छा, सही से कॉम्बिनेशन होगा, ये ट्राई अल्काइल बोरेन बन गया है। और ट्राई अल्काइल बोरेन में देख लीजिए, ट्राई अल्काइल बोरेन में बोरॉन हाइड्रोजन बोरॉन सब फ्रंट से अटैक करते हैं।
ठीक है, कई बार इसको होल थ्राइस करके लिख देते हैं, कई बार इसको शॉर्ट में क्या करते हैं, इसको लिख के होल थ्राइस और बोरॉन लगा देंगे, तो वैसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, कि सर ऐसा नहीं, ऐसे लिख दे तो ये भी चलेगा, एक ही चीज है, आर सी एच सी एच टू टू द होल थ्राइस और बोरॉन, एक ही बात, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, होल थ्राइस एंड बोरॉन, तो ये एक ही चीज है। तो ये ध्यान दो बच्चों, ये जो स्टेप है, यहां तक का स्टेप, यहां से शुरू करके जो यहां तक आ गए, इस स्टेप को बोलते हैं क्या, हाइड्रेबोरेशन। क्यों, एक हाइड्रोजन जुड़ा और एक बोरॉन जुड़ा, हाइड्रोजन और बोरॉन के जुड़ने को हाइड्रेबोरेशन नाम देते हैं। क्या समझे, हाइड्रोजन और बोरॉन के जुड़ने को हाइड्रेबोरेशन नाम देते हैं, एक हाइड्रोजन एक बोरॉन। तो जो वर्ड हाइड्रेबोरेशन यूज हुआ है, हाइड्रेबोरेशन मतलब पहले स्टेप पे क्या होगा, हाइड्रोजन बोरॉन ऐड होंगे, एक मॉलिक्यूल से, दो मॉलिक्यूल से, टोटल 3 मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन बोरॉन ऐड हो गया, हाइड्रेबोरेशन, और इसके बाद होगा हाइड्रेशन। इसके बाद के स्टेप को हाइड्रेशन बोलते हैं, जहां एसिड होगा CH3 COOH। देखो बच्चों, ये जो एसिड है ना, इस एसिड के 3 मोल यूज होंगे, 3 मोल। और कैसे यूज होंगे, देखो इधर, ये एसिड टूटेगा, H यहां से टूटेगा एसिड, तो एसिड जो आएगा ना, जैसे यहां पे आ जाएगा, तो एसिड का H इधर, एसिड ये ना है, ऐसे देखिए, एसिड ऐसा ना है कुछ, तो क्या होगा, एक बॉन्ड ऐसे टूटेगा, यानी ये बोरॉन, सॉरी कार्बन बोरॉन बॉन्ड टूटेगा, इस एसिड का H इधर जुड़ जाएगा और इसका ऑक्सीजन इधर जुड़ जाएगा। समझिए हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा है, एसिड का H इधर, एसिड का O इधर, ऐसा ही, जैसे एक ऐसा ही इस वाले बॉन्ड के साथ होगा, ऐसा ही फिर इस बॉन्ड के साथ होगा, नहीं, बारी बारी से तीनों बॉन्ड में यही होने जा रहा है। क्या होने जा रहा है, फिर से समझिए, बोरॉन हाइड्रोजन, सॉरी कार्बन बोरॉन बॉन्ड है ना, तो एसिड का OH बॉन्ड टूटेगा, एसिड का H इधर, एसिड का बोरॉन इधर, एसिड का O इधर, ये एक मॉलिक्यूल के साथ हुआ, मैंने कहा था यहाँ 3 मॉलिक्यूल लिए, तीनों मॉलिक्यूल यही काम करेंगे, तो एसिड का H बारी बारी से इसमें यहां आएगा, इसमें यहां आएगा, इसमें यहाँ, तीनों बॉन्ड बारी बारी से टूटेंगे, 3 मोल लोगे तो, और कंपाउंड ऐसा बनेगा, देखिए 3 मोल बनेंगे किसके, RCH CH2 के। तो एक H आया था, ये H पहले से आ गया था, और जो दूसरा H आया है वो एसिड का H आया, देखिए दूसरा H ही एसिड का आ गया। अब मैकेनिज्म देखने के बाद आपको लगेगा, प्लस जो बोरॉन होगा वो निकल जाएगा OCO CH3 टू द होल थ्राइस, ऐसे। तो आप देख लो, इस कंपाउंड को देख के आपको लगेगा जो मैंने शुरू में बोला था वही हुआ है, जो शुरू में आपको शॉर्ट में लिखा दिया तो वही हो रहा है कि एसिड का, सॉरी बोरॉन का H यहां आ गया और एसिड का H यहां आ गया, कलर चेंज किया है, नोट कर लें कौन सा H कहां जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कौन सा H कहां जाएगा। देखो बच्चों, अगर आपने इसको एसिड से ट्रीट, अगर आपने इसको एसिड से ट्रीट कर दिया, अगर आपने इसको एसिड से ट्रीट कर दिया तो ये हो जाएगा, लेकिन कहते हैं एक काम और हो सकता है, अगर इस ट्राई अल्किल बोरेन को, इसी को हमने AgNO3 के संग हीट करता है, अगर हम इसको हीट करते AgNO3 के साथ और NaOH के साथ, AgNO3 प्लस NaOH, इसके साथ हीट कर देते इसको, तो देखो तो एक अजीब प्रोडक्ट बनता है, इसके साथ हीट करने पे प्रोडक्ट बिल्कुल डिफरेंट प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, क्या डिफरेंट प्रोडक्ट बनता है, देखिए जरा ध्यान दीजिए, अभी डिस्कनेक्ट हो सकता है कभी भी, ठीक है ना, फिर दोबारा कनेक्ट करिएगा क्योंकि 40 मिनट हो गए। हाँ जी, ये AgNO3 है, AgNO3 NaOH के संग हीट कर दिया है, तो कहते हैं ये डाइमर बन जाएगा, ऐसे डाइमर, RCH CH2, और दूसरा मॉलिक्यूल इधर से आ जाएगा, दूसरा पार्ट CH2 CH2R, ये डाइमर बन जाएगा। ठीक है, ये डाइमर बन सकता है। AgNO3 के साथ क्या लिया है सर, NaOH, AgNO3 के साथ NaOH लिया है। सर हाँ बोलिए। सर AgNO3 वाले एक बार समझा दीजिए ना, मेरा वीडियो पॉज हो गया था। बेटा मैंने उसमें समझाया कुछ नहीं है, मैंने सिर्फ इतना बोला है कि AgNO, ये तो समझाया पहले वाला, लेकिन हमने कहा था अगर एक साइड रिएजेंट ले लें, सिल्वर नाइट्रेट प्लस NaOH, तो ऐसे केस में ये डाइमर बना देगा, 2 अल्काइल ग्रुप आपस में जुड़ जाएंगे। देखिए ये भी 2 अल्काइल ग्रुप है ना, ये
बोरॉन तोड़ दो, बोरॉन को हटाने का 2 अल्काइल ग्रुप दोनों आपस में ऐसे जुड़ जाएंगे, तो इस तरह की डाइमर बनना शुरू हो जाएंगे, डाइमर। ठीक है, मतलब यहाँ पे 2-2 मॉलिक्यूल जुड़ा, क्लब होना, क्लबिंग शुरू हो जाएगी, तो क्लब हो जाता है। अगर आप लोगों को साफ नहीं दिख रहा होगा तो मैं इसीलिए क्या कर रहा हूं, मैं सारे फोटोज ले लेता हूं और बाद में फोटो आपसे शेयर कर दूंगा। ठीक है, मैं फोटो ले रहा हूं अपने फोन में भी, बाद में जैसी क्लास खत्म होगी फोटो आपके साथ शेयर कर दूंगा, ताकि अगर आपको नहीं देखा हो आपने तो सही से देख लें, नोट्स एक बार और रिवाइज कर सकते कोई रिवीजन। सर हाँ बोलिए। सर सीन एडिशन के बाद के बोलिए स्टेप मित्रों। सर याद दीजिए ना सर। सीन एडिशन के बाद जो स्टेप किए हैं वो समझा दीजिए ना फिर से। हाँ जी, सीन एडिशन में हमने क्या समझाया, देखिए ध्यान दीजिए तक। हमने कहा था सीन एडिशन हो गया, जैसे ये एक बोरॉन हाइड्रोजन बॉन्ड पे सीन एडिशन हुआ, यहाँ पे टोटल 3 बोरॉन हाइड्रोजन बॉन्ड थे, जैसा इस एक बॉन्ड के साथ हुआ है ऐसा ही फिर इस बॉन्ड के साथ होगा, ऐसा ही इस बॉन्ड के साथ होगा। तो एक बॉन्ड एक एल्कीन से रिएक्ट किया, लेकिन तो बाकी 2 बॉन्ड बचे हैं सर, बाकी 2 बॉन्ड 2 एल्कीन से और रिएक्ट करेंगे, बिल्कुल वैसे ही। तो पहले एक बार सीन एडिशन हुआ था, हाइड्रोजन बोरॉन, फिर हाइड्रोजन बोरॉन, हाइड्रोजन बोरॉन, मतलब वही काम 3 बार होगा 3 मॉलिक्यूल के साथ। एक बोरॉन में, एक बोरेन में 3 बीएच बॉन्ड है और हर एक बीएच बॉन्ड एक एल्कीन से रिएक्ट करेगा, तो H बोरॉन का, हाइड्रोजन बोरॉन का सीन एडिशन, ऐसे दूसरे में हाइड्रोजन बोरॉन का सीन एडिशन, फिर तीसरे में हाइड्रोजन बोरॉन का सीन एडिशन, ये हो गया। इसके मतलब यहां से यहां तक के स्टेप, यहां से यहां तक के स्टेप को हाइड्रोबोरेशन बोलते हैं, वहां से यहां तक के स्टेप को हम हाइड्रोबोरेशन बोलते हैं। ठीक है, तो यहां से यहां तक के स्टेप को हाइड्रोबोरेशन बोलते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन और बोरॉन जुड़ा, तो हाइड्रोबोरेशन, हाइड्रोजन बोरॉन के जोड़ने को हाइड्रोबोरेशन बोलते हैं। तो ये एक मॉलिक्यूल जुड़ा, फिर 2 एल्कीन और रिएक्ट करेंगे बिल्कुल इसी तरीके से, तो ये बन जाएगा ट्राई अल्किल बोरेन, ये बन गया 3 ट्राई अल्किल बोरेन, 3 मॉलिक्यूल ऐड हो गए। ठीक है, ट्राई अल्किल बोरेन में 3 मॉलिक्यूल ऐड हो गए यहाँ पे, राइट। इसके बाद क्या करते हैं, जब ट्राई अल्किल बोरेन और 3 मॉलिक्यूल ऐड हो गए, इसको ये ट्राई अल्किल बोरेन, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो ये ऐसे भी लिखते हैं कि ये RCH का होल थ्राइस और बोरॉन। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया, यहाँ पे होगी, ये ट्राई अल्किल बोरेन बन गया। और ट्राई अल्किल बोरेन जो होता है, इसको अगर एसिड से ट्रीट करते हैं तो कहते हैं एसिड का, एसिड ऐसा कुछ आता है, एक बार देख लीजिए फिर से, एसिड ऐसा कुछ आएगा, एसिड का H इधर आ जाएगा और ये COCH3 इधर आ जाएगा, नहीं ऐसा कुछ ऐसे जुड़ेगा, लगेगा एसिड का H इधर जुड़ जाएगा, रिमेनिंग पार्ट्स बोरॉन के साथ चला जाएगा। तो ऐसा एक एसिड यहाँ जुड़ेगा, एक एसिड यहाँ जुड़ेगा, एक एसिड यहाँ जुड़ेगा, तो ऐसा करके यहाँ बोरॉन का H, यहाँ एसिड का H, ये बन जाएगा एल्केन 2 H के साथ। और जो एसिड का दूसरा पार्ट है एसिटेट आयन, यहाँ भी बोरॉन के साथ, यहाँ भी बोरॉन के साथ, यहाँ भी बोरॉन के साथ, ये बन गया। तो डाइअल्किल बोरेन को एसिड से ट्रीट करने पे, ट्राइअल्किल बोरेन को एसिड से ट्रीट करने पे एसिड का H कहाँ जाता है, जहाँ हिंड्रेंस कम है वहां जाता है। अच्छा, एक और चीज मैंने बताई, हाँ क्या बोल रहे बालक? नहीं सर, वो ऑडियो म्यूट हो गया था। म्यूट हो गया था? नहीं, यहाँ से तो ऑडियो ऑन है मेरा। नहीं सर ठीक है। यहाँ ध्यान दीजिए। तो मैंने कहा था ये एसिड से ट्रीट करोगे तो क्या होगा, वही बोरॉन का H यहाँ आया था, एसिड का H यहाँ आ जाएगा, 3 मॉलिक्यूल बन गए। लेकिन अगर इस ट्राइअल्किल बोरेन को AgNO3 के साथ हीट करते हैं, साइड रिएक्शन है, मेन रिएक्शन है, इसी के मैकेनिज्म समझनी है। साइड रिएक्शन याद रखना बस आगे सर, अगर एसिड के बजाय सिल्वर नाइट्रेट और NaOH ले लेते, मतलब यहाँ एसिड दिया यहाँ बेस ले लेते, सिल्वर नाइट्रेट और बेस ले लेते, उसके साथ हीट कर देते तो कपलिंग होती, 2 अल्काइल ग्रुप, यहाँ से एक अल्काइल ग्रुप निकलता है, यहाँ से कपलिंग का प्रोडक्ट देते। देखिए जैसे नहीं वुड्स रिएक्शन में था डाइमर टाइप, इधर का रेड पार्ट, ये 2 अल्काइल ग्रुप जुड़ गया आपस में ऐसे। इस रिएक्शन को बोलते हैं हम नाम हाइड्रोबोरेशन, हाइड्रेशन, क्योंकि पहले हाइड्रोजन, हाइड्रोबोरेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन और बोरॉन ऐड हुआ तो हाइड्रोबोरेशन, तो हाइड्रोजन बोरॉन ऐड होना हाइड्रोबोरेशन है, और उसके बाद क्या कहता है, बोरॉन का निकल के हाइड्रोजन आना हाइड्रेशन है, तो हाइड्रोबोरेशन हाइड्रेशन नाम देते हैं, हाइड्रोबोरेशन हाइड्रेशन, राइट। ये रिएक्शन थी, काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, अच्छे समझ लीजिए सर। ये रिएक्शन फिर ये एल्कीन में एक बार फिर आएगी रिएक्शन। सर वो क्या लिखा है? एल्कीन में आएगी तो फिर मैं एक बार बोरेन, 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 ट्राई अल्काइल बोरेन।
हाँ जी, मैं लास्ट टाइम अगर बता देता हूँ पूरी मैक रिएक्शन फिर से एक बार, ठीक है, इसका फोटो ले लिया। हाँ, फिर से एक बार बता देते हैं, क्या बताते हैं, फिर से एक बार में ये बताते हैं कि पहले एल्कीन में हाइड्रोजन और बोरॉन जुड़ता है साइक्लिक मैकेनिज्म से, तो हाइड्रोबोरेशन, ठीक है ना। बोरॉन यहाँ क्यों आया, अरे यहाँ जहाँ हिंड्रेंस कम था वहां बोरॉन बल्की ग्रुप है, BH3 में बोरॉन बल्की ग्रुप है, तो ये वहां जाएगा जहाँ हिंड्रेंस कम है, तो इसलिए ऐसा अटैच हुआ, यहाँ H यहाँ बोरॉन, ऐसा 3 एल्कीन मॉलिक्यूल के साथ होगा, ट्राई एल्किल बोरेन बनेगा। बाद में एसिड से ट्रीट करोगे तो ये इसका एसिड का H वहां जाएगा जहाँ बोरॉन जुड़ा था, तो हाइड्रोबोरेशन हाइड्रेशन हो गया। एक साइड रिएक्शन है कि सिल्वर नाइट्रेट और बेस के संग हीट करोगे तो डाइमर बन जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको हटा रहा हूं, ये हाइड्रोबोरेशन हाइड्रेशन, एक क्वेश्चन दे रहा हूं, इस पे लिखिए क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि ये बेंजीन रिएक्ट नहीं करेगा, बेंजीन के पाई बॉन्ड नहीं रिएक्ट करेंगे। हाँ, अब इस पे रिएक्शन हो रही है, कहते हैं इसकी रिएक्शन हमने ऐसे कर दी। पहला हमने ले लिया, पहले स्टेप में ले लिया B2D6 हाइड्रोजन का आइसोटोप ले लिया इन THF, और दूसरे स्टेप में ले लिया CH3COH। तो ध्यान दीजिए, डाइबोरेन में H की जगह D है, तो जहां डाइबोरेन का H जुड़ता तो वहां डाइबोरेन का D जुड़ेगा, और एसिड में H है तो एसिड का H कहां जुड़ना तो वहीं जुड़ेगा। डाइबोरेन का D कहां जाएगा जहां हिंड्रेंस ज्यादा है, और एसिड का H कहां जाएगा जहां हिंड्रेंस कम है। तो इसका जो प्रोडक्ट होगा, मुझे लगता है एल्कीन में प्रोडक्ट ये बनने जा रहा है, CH CH2। डाइबोरेन का H यहां आएगा, ये H है तो D है, डाइबोरेन का D यहां आएगा, एसिड का H यहां आएगा, ये प्रोडक्ट बना है। डाइबोरेन का D क्यों आया, अरे मैकेनिज्म ऐसी है जो बताई थी भी, बोरेन में बोरॉन का H वहां जाएगा जहां हिंड्रेंस कम है, और यहां बोरॉन जुड़ता, पहले हाइड्रोबोरेशन होता, फिर हाइड्रेशन में H आ जाता। यहीं पे अगर हम कुछ ऐसा लिख दें, क्या सर B2H6 ले गया इन THF, लेकिन एसिड क्या लिया, ये ले लिया है CD3 COOD। ध्यान दीजिए, यहां सिंपल H, यहां ड्यूटेरियम, तो अब क्या बोलोगे, इसका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा सर, इसका प्रोडक्ट ये होगा। अगर आपने लॉजिक समझा है तो आप कहोगे सर देखिए ना, बोरॉन से H जुड़ा हुआ H वहां जाएगा जहां हिंड्रेंस कम है, हिंड्रेंस ज्यादा है, यहाँ हिंड्रेंस ज्यादा यहाँ गया, और एसिड का H वहां जाएगा यहाँ हिंड्रेंस कम है, एसिड में H नहीं है D है, तो D वाला यहाँ आ जाएगा। देख लीजिए ऊपर में D कहां गया था, H कहां गया था, यहाँ पे D कहां गया, H कहां गया, ठीक है। तो डिफरेंशिएट करने के लिए क्वेश्चन दिया मैंने कि बोरॉन की जगह मतलब B2D6 ले लो, B2H6 की जगह, तो क्या होगा, कैसे होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको समझना था, और भी वेरिएशन हो सकते थे। ऐसा एक क्वेश्चन दिया है MS चौहान में लेवल 2 में कहीं दिया है, इसी टाइप का क्वेश्चन है, इससे मिलता जुलता ट्राई करिएगा कि एसिड का H और बोरॉन का H, एसिड का H कहां जाएगा, बोरॉन का H कहां जाएगा, राइट, दोनों H में कॉम्पिटिशन है, उसमें कौन सा H कहां जाएगा। हाँ, एक काम और करो बच्चों, वो ये तो हमारा GMP 8 खत्म हो गया, GMP 9 देखो, लास्ट GMP है, GMP 9, GMP 9 में लिखो बाई हाइड्रोलिसिस ऑफ कार्बाइड्स, बाई हाइड्रोलिसिस ऑफ कार्बाइड्स, ठीक है। अब भाई कार्बाइड देखो बच्चों, दो कार्बाइड होते हैं, एक होता है एल्युमिनियम कार्बाइड Al4C3,
एक होता है बेरिलियम कार्बाइड B2C, बेरिलियम मतलब Be2C। एक दोनों कार्बाइड हैं, क्या करते हैं देखो, हाइड्रोलिसिस करेंगे। कार्बाइड में हाइड्रोलिसिस करने पे कार्बन अलग हो जाएगा और मेटल अलग हो जाएगी, कार्बन अलग मेटल अलग। कहते हैं हाइड्रोलिसिस मींस पानी से रिएक्शन। देखो ये पानी आ रहा है बच्चों, अगर पानी आ जाएगा तो कहते हैं पानी में वाटर का H इसके साथ आएगा, वाटर का OH इसके साथ आ जाएगा। एस पर वैलेंसी जोड़ दो, यहाँ वैलेंसी 4 H आ जाएंगे, यहाँ वैलेंसी 3 H OH आ जाएंगे। ठीक है ना, मतलब बैलेंस रिएक्शन नहीं है ना, खाली वैलेंसी भाई ठीक है। सॉरी, पानी का H किसके संग, कार्बन के संग, और पानी का OH मेटल के साथ। वही यहाँ भी होगा, बेरिलियम और कार्बन है, पानी का H इसके साथ आएगा CH4 और पानी का OH इसके साथ जाएगा, बेरिलियम की वैलेंसी 2 होती है तो होल ट्वाइस कर दो। देख लीजिए, एल्युमिनियम कार्बाइड और बेरिलियम कार्बाइड दोनों हाइड्रोलिसिस पे क्या देते हैं, मेथेन देते हैं। और कोई हाइड्रोकार्बन नहीं बनता, इससे सिर्फ और सिर्फ मेथेन बनता है, और कोई हाइड्रोकार्बन नहीं बनता, सिर्फ और सिर्फ मेथेन बनता है इस रिएक्शन से। नोट नंबर 1 इससे जुड़ा हुआ। नोट नंबर 1 दीजिए। लिखो लिखो, आराम से लिखो, और नहीं लिख पाओगे तो हमने बोला ना स्क्रीनशॉट हम भेजेंगे। अच्छा बच्चों, एक काम करते हैं, नोट नंबर 1 लिखिए। मेथेन, दोनों कार्बाइड सिर्फ मेथेन बनेगा, लिखिए मेथेन CH4 कैन ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड, मेथेन कैन ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड बाय फॉलोइंग रिएक्शन। एक छोटी रिएक्शन लिखाएंगे, बाय फॉलोइंग रिएक्शन। कैसे, आपने क्या करना है, कार्बन डाइसल्फाइड की रिएक्शन करनी है, कार्बन डाइसल्फाइड की रिएक्शन H2S से करनी है। कैसी करोगे, ये CH4 बन जाएगा, कार्बन डाइसल्फाइड, और ये CH4 बन जाएगा, सल्फर अलग हो जाएगा। ठीक है, एक और रिएक्शन है, जस्ट कार्बन डाइसल्फाइड की रिएक्शन H2S से करोगे, सीधे मेथेन बनता है। मेथेन बनाने की ध्यान रखना, ये जो हाइड्रोलिसिस है ना, कार्बाइड की हाइड्रोलिसिस से इसमें सिर्फ मेथेन बनता है और कोई हाइड्रोकार्बन नहीं बनता एक्सेप्ट मेथेन। अच्छा ध्यान दीजिएगा, नोट नंबर 2, और कोई एल्केन नहीं बनता एक्सेप्ट मेथेन। एल्केन नहीं बनता, लेकिन हाँ दूसरे कार्बाइड लोगे तो इसी मेथड से कि पानी H और OH में टूटता है, कुछ दूसरे कार्बाइड हैं जो एल्केन तो नहीं, हाँ अल्काइन बनाते हैं कुछ, तो नोट में ही लिख लेते हैं क्योंकि अल्काइन में पढ़ना नहीं पड़ेगा। सीधे एल्केन में हाइड्रोलिसिस सिर्फ मेथेन बनता है, और इसके अलावा कुछ और कार्बाइड बदलेंगे तो एल्केन नहीं बनेगा, अल्काइन बनेगा। लिखिए, अल्काइन can also be prepared by hydrolysis. Alkyne can also be prepared by hydrolysis. देखो जरा कैसे, hydrolysis of carbide, hydrolysis of carbide, of carbide। अब ये कार्बाइड कौन कौन से लेने हैं, तो देखो बच्चों, कौन कौन से कार्बाइड लेने हैं आपको, तो ऐसा बोलते हैं, एक होता है कैल्शियम कार्बाइड CaC2, इसकी हाइड्रोलिसिस करोगे तो बच्चों, हाइड्रोलिसिस मतलब ये पानी ऐड करना है। जब पानी ऐड करोगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा, देखो इसका स्ट्रक्चर देखो पहले, ये होता है कार्बाइड आयन C ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ एक माइनस चार्ज, ये माइनस, ये कार्बाइड आयन और कैल्शियम आयन Ca+2। देखो कार्बाइड आयन और कैल्शियम आयन, तो ध्यान दो बच्चों, इसमें कार्बन और यहां जो है ये आयनिक बॉन्ड है,
ये भी आयनिक बॉन्ड है। ध्यान रखना, अगर कोई पूछे कैल्शियम कार्बन में कितने सिग्मा कितने पाई हैं, तो आप बोलोगे कि देखो ना, कार्बन और कैल्शियम बीच में डॉटेड लाइन बनाई, ये आयनिक बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड सिग्मा पाई नहीं होता। तो फिर सिग्मा पाई कहां है? ऐसा देखो, ये कार्बाइड आयन का स्ट्रक्चर, सिर्फ कार्बाइड आयन का स्ट्रक्चर देखो, तो जो भी सिग्मा पाई हो, मैं फिर से बनाता हूं थोड़ा बड़ा, ये है कार्बाइड आयन, ये है कैल्शियम आयन। तो जो भी सिग्मा पाई है कार्बाइड आयन के होगा, आयन के अंदर, क्योंकि यहां तो आयनिक बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड सिग्मा पाई नहीं होता। अब जब इसमें पानी ऐड करोगे, पानी का H इधर, OH इधर, पानी का H इधर, OH इधर, देखो क्या बन जाएगा ऐसा, पानी ऐड करने पे ये, और कैल्शियम था, पानी का H इधर, पानी का H इधर, पानी का OH इसकी वैलेंसी के हिसाब से इधर देख लो, ये बन गया एसिटिलीन। तो कैल्शियम कार्बाइड आपको एसिटिलीन देता है। इसी प्रकार से एक और कार्बाइड होता है मैग्नीशियम कार्बाइड, Mg2C3, इसकी भी हाइड्रोलिसिस करते हैं। इसका स्ट्रक्चर देखो क्या होता है, 2 मैग्नीशियम 3 कार्बन, 3 कार्बन ऐसे होते हैं, देखो इधर, ये सॉरी, कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड, इस पे -3 का चार्ज है, यहाँ -1 का चार्ज है, मतलब इसका H निकाल के H+ निकाल दिया तो -1 का चार्ज, यहाँ तीनों H निकाल दिए तो -3 का चार्ज, टोटल चार्ज हुआ -4। और इस -4 चार्ज को बैलेंस करने के लिए 2 मैग्नीशियम लगे हुए हैं, मैग्नीशियम +2, ये देखिए चार्ज बैलेंस है। आप ध्यान रखना, मैग्नीशियम और कार्बन के बीच में आयनिक बॉन्ड होगा, यहाँ भी जैसे यहाँ पे कैल्शियम कार्बन के बीच था आयनिक बॉन्ड, यहाँ मैग्नीशियम और किसके बीच होगा। अब जैसे ही हाइड्रोलिसिस करोगे क्या होगा, पानी का H यहाँ भी जुड़ेगा, पानी का H यहाँ जुड़ेगा, पानी का OH मैग्नीशियम के साथ जाएगा, तो देखो ऐसा कंपाउंड बन जाएगा, C ट्रिपल बॉन्ड C और C, मैग्नीशियम एरा। पानी का एक H इधर, पानी के 3 H इधर, इसके साथ OH होल ट्वाइस, देख लीजिए, तो यहां प्रोपाइन बन गया, प्रोपाइन। तो हाइड्रोलिसिस में एल्केन में केवल मेथेन बनता है, किसके, एल्युमिनियम कार्बाइड और बेरिलियम कार्बाइड से, बाकी सब कैल्शियम कार्बाइड एसिटिलीन देता है, मैग्नीशियम कार्बाइड प्रोपाइन देता है। ये जस्ट याद करने वाली रिएक्शन में कोई लॉजिक नहीं, कोई मैकेनिज्म नहीं है, जैसा बाकी जगह कई जगह रिएक्शन मैकेनिज्म आता ना, ये कार्बाइड्स के हाइड्रोलिसिस आपको सीधे सीधे याद रखनी है, ठीक है। इसके साथ ही प्रिपरेशन समाप्त होते हैं, एल्कीन बनने के सारे तरीके हमारे कवर हो गए, कंप्लीट हो गए, प्रिपरेशंस आर ओवर। अब हम लोग चलेंगे प्रॉपर्टीज की तरफ। प्रिपरेशंस के बाद हम प्रॉपर्टीज की तरफ जाएंगे, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं वो देखेंगे, ठीक है, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं वो देखेंगे हम लोग। तो मैं इसको हटा दूं बच्चों, लिख लिया सभी ने? नो सर। ठीक है, आपके बोलने पे मैं हटा। कल से मैं काम करूंगा, मैं एक ट्रायल करूंगा, एक वीडियो रिकॉर्ड कर लूंगा, लेक्चर रिकॉर्ड कर लूंगा, जब आप लोग जूम पे आएंगे तो अपने पीसी पे वीडियो प्ले करके वो शेयर कर दूंगा, ठीक है। मतलब मैं भी लाइव रहूंगा,
बीच में कुछ पूछना है तो मैं आंसर दूंगा, साथ में वीडियो चलाऊंगा, क्योंकि स्क्रीन शेयर थोड़ा आसानी से हो सकती है। वीडियो स्क्रीन शेयर होगी, शायद आप ज्यादा अच्छे समझ पाए। एक ट्राई करेंगे कल मतलब किसी एक कल या परसों जब भी। सर जैसा पहला क्लास में स्क्रीन शेयरिंग कर रहे थे वैसा ही करिए ना, उसमें मतलब फंस नहीं रहा था कुछ भी। हाँ बेटा वही करेंगे, वही मैंने बोला। अगर मैं लेक्चर रिकॉर्ड भी कर लेता हूँ, रिकॉर्ड करने के बाद अपने पीसी पे चलाता हूँ और उस पीसी की स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, तो आपको पूरा वैसा ही दिखेगा। मतलब रिकॉर्डेड लेक्चर विद स्क्रीन शेयरिंग। वीडियो उसको कैप्चर नहीं करना है, वीडियो ऑलरेडी चल रहा है स्क्रीन को, उसी को शेयर कर देंगे बस। ओके। मैं ट्राई करूंगा, कितना सक्सेस होगा तो तभी देखेंगे। अगर सक्सेस हुआ तो हर लेक्चर में वही करेंगे। ठीक है, पहले से रिकॉर्ड कर लिया और उस समय बैठ के वहीं सामने आप लोग, लेक्चर चल रहा है, जहां आप लोग डिस्कशन करना चाहेंगे पॉज करेंगे, डिस्कशन करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। और डिस्कशन करते समय वो स्क्रीन पे मैं लिख भी सकता हूं अपने पेन से। अब मैं हटा रहा हूं इसको। प्रॉपर्टीज पे चल रहे हैं हम लोग, एल्कीन की प्रॉपर्टीज। देखो बच्चों, हम लोग अभी जो बात करने जा रहे हैं उस पर ध्यान दीजिएगा। अब हम प्रॉपर्टीज पे जा रहे हैं। प्रॉपर्टीज पहले बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टीज देखिए, फिजिकल प्रॉपर्टी कैसे होगी। तो ऐसा बोलते हैं हम लोग, ऐसा बोलते हैं कि जो एल्केन्स होते हैं दे आर कलरलेस कंपाउंड। को ना कोई कलर है ना कोई स्मेल है, ठीक है। बट हाँ, ये गैस भी हो सकते हैं जैसे कि एलपीजी, सीएनजी। ये लिक्विड भी हो सकते हैं जैसे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन। और ये सॉलिड भी हो सकते हैं। तो लिखें, फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखें, फिजिकल प्रॉपर्टी। दीज आर कलरलेस कंपाउंड, these are colorless compound without any smell, without any smell और without any odor। उसी में कंटिन्यू करेंगे, C1 से लेकर C4 तक की गैस होते हैं। C1 से लेकर C4 तक गैस होते हैं। इसमें भी पहला जो कंपाउंड है वो कौन है? मेथेन, CH4। देखो CH4 जो होता है ये 80% ऑफ नेचुरल गैस होता है। 80% ऑफ नेचुरल गैस, नेचुरल गैस का 80% जो है वो यही रहेगा। नेचुरल गैस का 80% क्या होता है? मीथेन। और देखो इसी को कंप्रेस कर दो तो ये इसी को सीएनजी बोलते हैं, सीएनजी, कंप्रेस नेचुरल गैस। फिर चलते हैं, इसी में 4 कार्बन का जो कार्बन होता है, ऐसे 4 कार्बन, ये ब्यूटेन हो गया और ये आइसोब्यूटेन हो गया। ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। देखो बच्चों, ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का जो मिक्सचर होता है इसको हम लोग बोलते हैं एलपीजी। एलपीजी, क्लियर। और कहते हैं, जैसा मैंने बताया है कि दीज आर कलरलेस, अडरलेस कंपाउंड। तो एलपीजी भी अडरलेस कंपाउंड, कोई स्मेल नहीं होती। तो एलपीजी में जो जब लीक करता है जो स्मेल आती है वो स्मेल ब्यूटेन या आइसोब्यूटेन की नहीं होती है। वो स्मेल होती है कोई थर्ड पार्टी कंपाउंड जिसमें मिलाया जाता है ताकि उसके लीकेज को आइडेंटिफाई कर पाए। क्या है कि ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन, अगर भाई घर में सिलेंडर लीक कर गया, ब्यूटेन आइसोब्यूटेन भरा होता, स्मेल तो आती नहीं। तो जब आग लगती है पता लगता हाँ गैस लीक कर गई इसलिए आग लग गई। तो उस गैस के लीकेज को पता करने के लिए इसमें हम क्या करते हैं, एक कंपाउंड मिला देते हैं, थर्ड पार्टी कंपाउंड। जो भी स्मेल आती है वो थर्ड पार्टी कंपाउंड होता है और वो बैड स्मेल के लिए जिम्मेदार होता है ना। कौन सा कंपाउंड है? ये अल्कोहल। देखिए ये अल्कोहल है, अल्कोहल दारू ही होता है। दारू में OH होता है, लेकिन इसमें जो मिलाते हैं इसमें OH नहीं होता, SH होता है, SH। इसको बोलते हैं थायो अल्कोहल, थायो अल्कोहल या थायोल। थायो अल्कोहल बोलते हैं, थायोल बोलते हैं, थायोल, इथाइल थायोल, इथाइल थायो अल्कोहल या इथाइल थायोल कहते हैं। ये कंपाउंड होता है, इसकी वजह से एलपीजी की बैड स्मेल होती है। बैड स्मेल जो एलपीजी की होती है ना, बैड स्मेल इसके कारण होती है।
तो पहला हो गया C1 से C4 गैस होते हैं, लिख लिया सभी ने। फिर क्या है, C5 से लेके C17 तक लिक्विड होते हैं, C5 से लेके C17 तक लिक्विड होते हैं। इसमें भी फिर कैटेगरी है, फिर कैटेगरी C5 से C7, C7 से C11, C11 से C13, C13 से C17। देखिए जरा, इसमें भी कैटेगरी है, लिक्विड जो होते हैं उसमें कैटेगराइज कर देते हैं। C5 से C7, C5 से C7 नाम देते हैं कुछ, फिर इसको कुछ, इसको कुछ, इसको कुछ। देखिए C5 से C7 को बोलते हैं पेट्रोलियम ईथर, C7 से C11 वही पेट्रोल गैसोलीन, फिर C11 से C13 कैरोसिन। कैरोसिन में 11 से लेकर 13 तक कार्बन होते हैं। उसके बाद आता है क्या आखिरी में, C13 से C17 ये डीजल, पेट्रोल कैरोसिन डीजल, पेट्रोल कैरोसिन डीजल। और पहले क्या था, पेट्रोलियम ईथर। तो लिक्विड जो एल्केन होते हैं उनमें पेट्रोल डीजल और ये सब आ जाता है। तो अगर आप बोले तो ये वाला इधर ये साफ कर दूं जो इथाइल थायोल लिखा था कि मैं इसके आगे कुछ लिख पाऊं। नो सर। एक मिनट। लिखिए लिखिए आराम से लिखिए, एक मांगिए दो मिलेगा, आराम से लिखिए। सर सर सेकंड वाले में जो C7 से C11 तक है उसमें C7 इंक्लूडेड है। बेटा बॉर्डर लाइन केस होता है, ठीक है ना। बॉर्डर लाइन 7 कार्बन जो है पेट्रोलियम ईथर में भी आ सकता है, पेट्रोल गैसोल उसमें पेट्रोल में भी आ सकता है। ऐसे ही 11 वाला पेट्रोल में भी हो सकता है, उसमें कैरोसिन में भी हो सकता है। 13 वाला डीजल में भी हो सकता है, कैरोसिन में भी हो सकता है। तो जो बॉर्डर लाइन है वो दोनों तरफ इंक्लूडेड होता है। सर अगर कोई कंपाउंड लिक्विड है जिसमें C7 हो तो हम लोग उसको किस में लेंगे, ऊपर वाले में या फिर पेट्रोल में? बेटा वो बॉर्डर लाइन केस है, ठीक है, दोनों में हो सकता है, ऐसी एक की बात नहीं है। वैसे भी जब हम लोग जब याद होगा सारे के सारे जो पेट्रोलियम है ये कैसे मिलते हैं, डिस्टिलेशन से मिलते हैं ना। तो डिस्टिलेशन करते हैं तो उसमें जो इंटरमीडिएट कार्बन है वो दोनों में चला, उधर भी जा सकता है इधर भी जा सकता है। तो आप बोल सकते हैं दोनों में हो सकता है, ठीक है, कोई एक नहीं, दोनों संभव है। एलपीजी हटा दें बच्चों, बैड स्मेल के लिए जो मिलाते हैं थायोल। देखो ये जो होता है इसको बोलते हैं पेट्रोलियम ईथर, पेट्रोलियम ईथर। इसको बोलते हैं अपन पेट्रोल या गैसोलीन, पेट्रोल या गैसोलीन। फिर C11 से 13 कैरोसिन, 13 से 17 डीजल। ये डीजल, देखिए कैरोसिन ऑयल होता है, डीजल ऑयल होता है, लेकिन पेट्रोल ऑयल नहीं होता। पेट्रोल को गैसोलीन बोलते हैं, इसको गैस जैसा ट्रीट करते हैं, ये बड़ी आसानी से चला जाता है, इवेपोरेट होता है। पेट्रोल क्या है, गैसोलीन बोलते हैं, लेकिन कैरोसिन ऑयल है, डीजल ऑयल है। तो 1 से 4 गैस, 5 से 17 लिक्विड, और C17 ऑनवर्ड्स ये सॉलिड होता है। C17 ऑनवर्ड्स ये सॉलिड होता है, ठीक है। सर अभी रुक जाइए। नहीं ऊपर तो लिख लिया होगा, नीचे वाला लिखा रहेगा, ऊपर वाला लिखा रहेगा, डोंट वरी।
हाँ जी, कुछ और बात की जाए तो पहली प्रॉपर्टी हो गई कि दीज आर कलरलेस अडरलेस कंपाउंड विच में बी सॉलिड लिक्विड और गैस, लेकिन अडरलेस होते हैं और जहां भी स्मेल आती है, पेट्रोल की स्मेल अपनी पेट्रोल की नहीं है, उसमें इंप्योरिटी की है। डीजल में जो स्मेल आती है वो उसकी इंप्योरिटी की, मतलब जो स्मेल आपको आती है वो इंप्योरिटी की स्मेल होती है, ना कि किसी कंपाउंड की। ठीक है, इंप्योरिटी की ही स्मेल आती है। बोलिए तो क्या बेटा, हम तो बोले थे कि इंप्योरिटी की जो स्मेल आती है वो इंप्योरिटी की स्मेल होती है। These किसी are कंपाउंड में जो भी स्मेल आती है, हाँ, जैसे पेट्रोल की स्मेल, केरोसिन की जो स्मेल आती है, डीजल की जो स्मेल आती है, क्योंकि दीज आर अडरलेस कंपाउंड। अगर कोई भी स्मेल आपको आ रही है जस्ट लाइक एलपीजी, तो वो उसमें मौजूद इंप्योरिटी की स्मेल होगी, प्योर कंपाउंड की कोई स्मेल नहीं। चलिए सेकेंड प्रॉपर्टी लिखिए। सेकेंड प्रॉपर्टी लिखें, बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट इज प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट। बॉइलिंग पॉइंट इज प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट। लेकिन जो आइसोमर्स होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट सेम होता है, तो फॉर आइसोमर्स जो बॉइलिंग पॉइंट है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। फॉर एग्जांपल, अगर मैं बोलूं बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करिए, दिया है इथेन C4H10, C5H12, C6H14। अब कहता बॉइलिंग पॉइंट, अरे बॉइलिंग पॉइंट सीधे कार्बन देखना, मोर कार्बन मोर बॉइलिंग पॉइंट। कार्बन बराबर हो गए तो हम फिर ब्रांचिंग देखेंगे कि ये। लेकिन अगला क्वेश्चन है इसी में, मान लीजिए कार्बन बराबर हो गए, 5 कार्बन थे इसके पास, 5 कार्बन थे इसके पास, लेकिन एक साइड चेन था, और 5 कार्बन थे इसके पास लेकिन 2 साइड चेन थे, ऐसे। आप कहोगे ये कंपाउंड पेंटेन है। दूसरे एग्जांपल में पेंटेन लिखा हुआ है, दूसरे एग्जांपल में पेंटेन है, लेकिन क्या हुआ, मैंने क्या कहा, आइसोमर्स में अगर ब्रांचिंग बढ़ेगी, जिसकी ब्रांचेस ज्यादा होंगी उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। देखो यहाँ एक ब्रांच, बॉइलिंग पॉइंट घट गया, यहाँ 2 ब्रांच, बॉइलिंग पॉइंट और घट गया। तो बॉइलिंग पॉइंट इज प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट, लेकिन अगर ब्रांचिंग हो जाती है तो फिर बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। ऐसे हमको बॉइलिंग पॉइंट देखना है। ब्रांचिंग बढ़ेगी तो ध्यान रखिए, ब्रांचिंग बढ़ेगी तो स्टेबिलिटी भी बढ़ेगी। इस ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ले सकते हैं। स्टेबिलिटी, एल्कीन की स्टेबिलिटी कैसे निकालेंगे, जिसकी ब्रांचेस ज्यादा उसमें ज्यादा स्टेबल। देखो होता क्या है, ध्यान दो, ब्रांचिंग से क्या होता है, जैसे ये स्ट्रेट चेन कंपाउंड है, ऐसे ये क्या हुआ, हल्का सा एक ब्रांच हुई, हल्का सा थोड़ा सा स्फेरिकल हुआ, इसमें और स्फेरिकल हो गया। तो जैसे जैसे ब्रांच बढ़ेगी, जैसे जैसे ब्रांच बढ़ेगी, देखिए मॉलिक्यूल क्या होगा, स्फेरिकल होता जाएगा। मॉलिक्यूल का जो है एक स्फीयर के अंदर आ जाएगा, स्फेरिकल होता जाएगा। और मॉलिक्यूल अगर स्फेरिकल होता जाएगा, ब्रांच बढ़ेगी, मॉलिक्यूल स्फेरिकल होता जाएगा। और अगर मॉलिक्यूल स्फेरिकल होता जाएगा तो ध्यान देखिए, स्फीयर में तो पॉइंट कांटेक्ट होता है, 2 स्फीयर कांटेक्ट में आएंगे तो पॉइंट कांटेक्ट होगा। तो ये जब अपने जैसे दूसरे मॉलिक्यूल कांटेक्ट में आएगा तो पॉइंट कांटेक्ट होगा। पॉइंट कांटेक्ट मतलब जितना कांटेक्ट कम होगा उतना इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम होगा, तो इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम होगा। ठीक है, यहाँ क्या है, लीनियर है, लीनियर है। लीनियर में क्या हो, जब 2 मॉलिक्यूल इसके एक जैसे साथ में आएंगे तो बहुत सारे पॉइंट पे कांटेक्ट होंगे, बहुत सारे पॉइंट पे कांटेक्ट होंगे, बहुत सारा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा। तो इसमें बहुत सारे कांटेक्ट, बहुत सारा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। इसमें कम कांटेक्ट पॉइंट, कम मॉलिक्यूलर फोर्स, तो बॉइलिंग पॉइंट कम। क्लियर। तो ब्रांचिंग से क्या होगा, ब्रांचिंग से, ब्रांच होने से मॉलिक्यूल स्फेरिकल होता जाएगा और स्फीयर में पॉइंट कांटेक्ट होता है। पॉइंट कांटेक्ट होने के कारण जब कांटेक्ट कम होगा तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम होगा, तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। तीसरा पॉइंट हम डिस्कस करेंगे जिसपे क्वेश्चन बनता है वो है मेल्टिंग पॉइंट का। मेल्टिंग पॉइंट इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग, ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट। मेल्टिंग पॉइंट इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट। देखो ऐसे, यहां मॉलिक्यूलर वेट, यहां पे मेल्टिंग पॉइंट, ऐसे जाता ही हूं। ये
कार्बन जहां से शुरू होगा, मॉलिक्यूलर मतलब कार्बन मीथेन था, ऐसे शुरू, ऐसे जाएगा ऐसा, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, 7 कार्बन। लेकिन क्या है, ये जो 3 कार्बन वाला एल्केन होता, 3 कार्बन वाला, इसमें देखा गया काफी कुछ चेंजेस होते हैं। इसमें अचानक इसका बॉइलिंग पॉइंट मीथेन से भी कम हो जाएगा। ये जो मीथेन का बॉइलिंग पॉइंट है ना, इससे भी कम हो जाएगा, यानी इसका बॉइलिंग पॉइंट यहां आ जाता, देखिए जा, तो इसको यहां होना चाहिए, यहां नहीं रहेगा, ये ग्राफ जैसा जाना चाहिए वैसा नहीं जाएगा। सिर्फ 3 कार्बन वाला ऐसा एक्सेप्शन है। 3 कार्बन यानी जो प्रोपेन होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट मीथेन से भी कम हो जाता है, एक सडन ड्रॉप रहता है। इसके अलावा बॉइलिंग पॉइंट मॉलिक्यूलर वेट के साथ बढ़ेगा। बस प्रोपेन देखिएगा, ये 3 कार्बन वाला जो है ये मीथेन सबसे लीस्ट होता है। कई बार ऐसा बोलने लगते हैं, देखिए ना, ध्यान दो, इसमें कार्बन कैसे हैं, इवन, ऑड, इसमें इवन, इसमें ऑड, फिर इसमें इवन। तो कई बार बोलते हैं, इसी वजह से बोलते हैं, सिर्फ इसी कारण से, एक छोटे से एक्सेप्शन कारण, कि ऑड नंबर ऑफ कार्बन होते हैं, ऑड नंबर ऑफ कार्बन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, ऑड नंबर ऑफ कार्बन का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, अपने आगे वाले से भी कम होता है, अपने पीछे वाले से भी कम होता है। क्या बोलते हैं, ऑड नंबर ऑफ कार्बन का जो एल्केन होता है, जैसे प्रोपेन, जिसमें ऑड नंबर ऑफ कार्बन होते हैं, उसका बॉइलिंग पॉइंट, उसका मेल्टिंग पॉइंट अपने आगे वाले से भी कम होगा, अपने पीछे वाले से भी कम होगा। ठीक है, सिर्फ एक्सेप्शन प्रोपेन है और कोई नहीं। तो उसी कारण एक कहानी कई बार प्रैक्टिस में आ जाती है कि नहीं, इवन कार्बन, इसमें ऑड कार्बन होंगे, उसका इवन वाले से कम होगा, अपने आगे वाले इवन, अपने पीछे वाले इवन। ठीक है, बट सिर्फ एक ही एक्सेप्शन है प्रोपेन, और कोई एक्सेप्शन भी नहीं है मेल्टिंग पॉइंट का। मेल्टिंग पॉइंट एक एक्सेप्शन। ठीक है सर। हाँ बोलिए। सर वो ब्रांचिंग ज्यादा होगा तो स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगा, ऊपर में बताया सर कैसे? हाँ देखो बेटा, ब्रांचिंग अगर बढ़ेगा ना, अगर ब्रांचिंग बढ़ेगा, आप देखे होंगे कई बार आप देखे होंगे इस चीज को डेली लाइफ में। जो कछुआ होता है, देखो ना, स्टेबल होने के लिए क्या करता है, साइज छोटा कर लेता है। इसी प्रकार बहुत से ऐसे जानवर भी हैं जो अपने को बिल्कुल श्रिंक कर लेते हैं, स्फेरिकल फॉर्म में आ जाते हैं, है ना, बचने के लिए। कुछ कुछ वैसा ही होता है। जैसे जैसे ब्रांचिंग होनी शुरू होगी, देखिए जरा, जैसे जैसे ब्रांचिंग होनी शुरू होगी, मॉलिक्यूल स्फेरिकल होता जाएगा। और मॉलिक्यूल स्फेरिकल होगा तो जरा बताइए, ये बॉन्ड नॉर्मली अगर फ्री है तो कोई भी इसको तोड़ देगा, लेकिन अगर ये बॉन्ड बड़े बड़े ग्रुप के बीच में ऐसे फंस गया, देखो ना, इधर पूरा क्राउड में आ गया, तो इस बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल है। समझ रहे हैं कि अगर जितनी ज्यादा ब्रांचिंग होगी, आई रिपीट, जितनी ज्यादा ब्रांचिंग होगी, उस ब्रांचिंग से क्या होगा, ब्रांचिंग होने से स्फेरिकल होता जाएगा, स्फेरिकल होता जाएगा तो इसका पॉइंट कांटेक्ट होगा, अपने पड़ोसी से इंटरेक्शन कम होगा। पड़ोसी से इंटरेक्शन कम हुआ तो अंदर अंदर अपनी स्टेबिलिटी बढ़ी ना। याद करिए, चिलेशन, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में भी कुछ ऐसा ही होता था कि अगर चिलेशन हो गया तो पड़ोसी से इंटरेक्शन कम हुआ, पड़ोसी से इंटरेक्शन कम हुआ, मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी बढ़ गई अंदर ही अंदर। चिलेशन याद करें, वैसे ही कंसेप्ट है। जैसे जैसे मॉलिक्यूल में ब्रांचिंग बढ़ेगी, मॉलिक्यूल स्फेरिकल होगा तो उसका पॉइंट कांटेक्ट होता है अपने पड़ोसी से, तो पड़ोसी से इंटरेक्शन कम हो जाएगा, पॉइंट इंटरेक्शन रहेगा। और ऐसे केस में पॉइंट इंटरेक्शन होगा, इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स घटेगा, पड़ोसी से इंटरेक्शन घटा, बट अंदर अंदर इंटरेक्शन बढ़ेगा, अपनी खुद की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। मोर ब्रांचिंग मोर स्टेबिलिटी। तो एक काम करें, जितने भी बोर्ड वर्क है मैं सबका फोटो ले रहा हूं, क्लास के बाद आपको भेज दूंगा, तो आप एक बार उसको रेफर कर सकते हैं। अगर कुछ छूट गया होगा तो नोट्स में अपडेट कर सकते हैं। बीच में कभी कोई डिस्कनेक्ट हो गया हो, कुछ भी प्रॉब्लम हुई हो, तो आप ऐसे देख सकते हैं, क्योंकि नेटवर्क का इशू कब किसके एरिया में आ जाएगा पता नहीं है। अटेंडेंस जरूर बनाइएगा सभी लोग ओटीपी से, ठीक है। बच्चों ध्यान रखना, इस समय जो टाइम चल रहा है उस टाइम में बहुत सा लेजीनेस आ जाएगा, सारे दिन घर पे रह रहे हैं, है ना, कई बार चीजें बहुत से, उसको यूटिलाइज करने के लिए आप कोशिश करें, थोड़े छोटे छोटे टारगेट ले लें, अपने लिए टारगेट ले लें, अपने रिवीजन के लिए टारगेट ले लें। वैसे हमने जो टॉपिक टेस्ट रखे हैं, कोशिश की उस टॉपिक टेस्ट में आप लोगों को रिवीजन का मौका मिले 11th के टॉपिक, बट फिर भी अगर आपके पास और समय है तो आप खुद छोटे छोटे टारगेट पकड़ लीजिए कि हमको ये रिवाइज करना है, ये रिवाइज करना है। आप ही लॉकडाउन है और लंबा चलेगा, ठीक है ना, इस चक्कर में अपना सिलेबस नहीं छोड़िएगा, क्योंकि लॉकडाउन जब खत्म होगा कोई सुनने वाला नहीं होगा कि क्या हुआ था, ठीक है। तो जिंदा बच गए तो पढ़ना तो होगा ही ना, इससे लगे रहिए, कोई टॉपिक टेस्ट मत छोड़िए।
टॉपिक टेस्ट अनाउंस किया गया, टॉपिक पता, उस टॉपिक को एक्सटेंसिव रिवीजन करिए, ठीक है, कि उस ऐसा मैं सोचिए कि आज ऐसा रिवीजन करेंगे उस टॉपिक का कि उसके बाद उस टॉपिक आप पूरे साल भर नहीं बोलेंगे, इतना अच्छा रिवीजन करिए, ठीक है, कोई टॉपिक टेस्ट छोड़िए नहीं कोई भी। वापस अपने माइक्रोफोन्स को म्यूट कर लें तो बेटर होगा सभी लोग। अरे बाप रे, वर्ल्ड हेरिटेज डे। पापा वर्ल्ड हेरिटेज डे। हाँ जी, तो देखिए हम आपको बता रहे थे, हम आपको डेंसिटी की बात कर रहे थे, हमने बताया था डेंसिटी जो होती है वो मॉलिक्यूलर वेट बढ़ने में बढ़ती है, लेकिन विद मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 0.76। 0.76 से ऊपर डेंसिटी नहीं हो सकती, वो हेक्सेन की होती है। तो मतलब एक कार्बन 6 कार्बन तक डेंसिटी बढ़ेगी, 6 कार्बन का डेंसिटी फिक्स हो जाएगी, फिर डेंसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। सर एक बार रिपीट कर दीजिएगा, ये चीज डिस्कनेक्ट हो गया। सिर्फ इतना बताया है कि डेंसिटी जो है रिपीट कर दीजिए, नहीं सुन। डेंसिटी जो है मॉलिक्यूलर वेट के साथ बढ़ती है और उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है 0.76। एल्केन की डेंसिटी मॉलिक्यूलर वेट के साथ बढ़ती है विद द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 0.76 ग्राम पर एमएल, उसके ऊपर नहीं जाती, और 0.76 ग्राम पर एमएल होती है किसके लिए? हेक्सेन के लिए। तो डेंसिटी 0.76 ग्राम पर एमएल। क्यों सर? ठीक है, इसमें क्यों नहीं बेटा, एक्सपेरिमेंटली देखा कि डेंसिटी में कोई चेंज नहीं होता, इसमें 7 कार्बन 6 कार्बन 7 कार्बन का डेंसिटी फिक्स हो जाती है। अच्छा देखो जरा, एल्केन जो होते हैं ये नॉन पोलर कंपाउंड होते हैं, नॉन पोलर कंपाउंड। क्योंकि एल्केन खुद नॉन पोलर कंपाउंड होते हैं, इसलिए ये उसी सॉल्वेंट में घुलेंगे जो खुद नॉन पोलर हो, ये उसी सॉल्वेंट में घुलेंगे जो खुद नॉन पोलर हो, ठीक है। सो दे आर सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। अगर इनको हम सॉल्युबिलिटी देखें तो कहते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट में ये डिसॉल्व होगा, लेकिन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं होगा। बल्कि आपको बताएं, याद करिए ना, पेट्रोल जो है वो पानी में थोड़ी घुलता है, पेट्रोल और डीजल मिक्स हो सकते हैं, पेट्रोल केरोसिन मिक्स हो सकते हैं, लेकिन पेट्रोल पानी में नहीं घुलेगा। क्यों? पानी पोलर है, पेट्रोल नॉन पोलर है। तो जो भी है, एल्केन्स आर नॉन पोलर कंपाउंड, तो सॉल्युबिलिटी उनकी नॉन पोलर सॉल्वेंट में होती, पोलर सॉल्वेंट में नहीं होती। बल्कि एक चीज और देखी होगी आपने, एल्केन खुद ही सॉल्वेंट जैसा यूज करते हैं, पेट्रोल में कुछ भी आप डिसॉल्व कर सकते हो, डीजल में कुछ भी डिसॉल्व कर सकते हो, जो कि मतलब जैसे पेंट या वार्निश केरोसिन या इनमें ना डिसॉल्व होते हैं। तो ऐसा कहते हैं कि एल्केन्स कैन आल्सो बी यूज्ड एज सॉल्वेंट। ते खुद ठीक है, पेट्रोल पानी में नहीं मिलेगा, पेट्रोल डीजल में मिलेगा नहीं। एल्केन्स आर नॉन पोलर कंपाउंड जो नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही घुलेंगे। लेकिन फिर भी ध्यान रखिएगा, ये चूंकि लिक्विड हैं तो दे कैन, वो ये खुद भी एक सॉल्वेंट जैसा यूज होते हैं, क्योंकि खुद लिक्विड हैं तो खुद भी एक सॉल्वेंट जैसा ये लोग ये सारे यूज होते हैं एज सॉल्वेंट। तो ये सारी प्रॉपर्टी ही फिजिकल प्रॉपर्टी नोट करें, फिर हम केमिकल प्रॉपर्टी की तरफ चलेंगे। इसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज। तो वीडियो नहीं आ रहा है आपका? और किसी को प्रॉब्लम वीडियो का? ब्लर आ रहा है। ठीक है ब्लर आ रहा है, मैं फिर से कनेक्ट करता हूँ, रुको आप लोग रहो लाइन में, मैं कनेक्ट करता हूँ। हाँ, लास्ट पॉइंट में मैंने ये बताया था, क्योंकि एल्केन खुद नॉन पोलर सॉल्वेंट होते हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट जो हैं उनकी सॉल्युबिलिटी अगर नॉन पोलर है तो नॉन पोलर में ही घुलेगा, यानी एल्केन सिर्फ नॉन पोलर सॉल्वेंट में घुलते हैं, पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं होते। पोलर सॉल्वेंट से पानी, तो पानी में पेट्रोल नहीं घुलेगा क्योंकि ये पेट्रोल नॉन पोलर है और पानी पोलर है, ठीक है। तो लाइक विल डिसॉल्व, अनलाइक विल नॉट डिसॉल्व। पोलर पोलर में घुलेगा, नॉन पोलर नॉन पोलर में घुलेगा। सर 0.76 ग्राम किसका बताया था डेंसिटी? हेक्सेन का। सर ऐसा क्यों होगा कि पोलर में नहीं घुलेगा? बिकॉज ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स।
डाइपोल डाइपोल में घुलेगा। अब क्या होगा ना, जब ये नॉन पोलर है, इसमें पोल है ही नहीं, तो पोलर सॉल्वेंट से इंटरेक्शन शो ही नहीं करे, उसमें डिसॉल्व नहीं होगा। जैसे पानी, पेट्रोल और डीजल नहीं, पेट्रोल और पानी घुलते नहीं है, क्यों? पानी पोलर है, पानी में प्लस माइनस पोल है, बट पेट्रोल में पोल नहीं है, तो कोई इंटरेक्शन नहीं होगा, तो वो अलग रहेगा, अलग थलग पर रहेंगे दोनों के दोनों मिक्स नहीं होंगे आपस में। दोनों के दोनों मिक्स नहीं होंगे, अलग थलग रहेंगे थोड़े थोड़े, ठीक है? ठीक है, चलो बच्चों मैं इसको हटा रहा हूँ, ठीक है ना? अपने माइक्रोफोन कृपया म्यूट कर। चलिए अभी केमिकल प्रॉपर्टी भी चलते हैं। एल्केन एल्केन तो अब हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी पे चलते हैं। सर हाँ बोलिए। सर CH4 फिर डिजॉल्व क्यों होता है वाटर में? क्या चीज? सर CH4 फिर डिजॉल्व क्यों होता है वाटर में? कभी सुना है CH4 पानी में डिजॉल्व होता है? ये कब सुना आपने सर? ऐसा तो नहीं है, CH4 तो पानी में नहीं घुलता है, ठीक है? सर सॉल्युबल दिखा रहा है गूगल पे। सर वो तो सॉल्यूशन करता है ना, मिक्सचर सॉल्यूशन। नहीं, CH4 पानी में डिजॉल्व नहीं होगा। हाँ, CH4 एक गैस है और पानी लिक्विड है। गैस पानी में डिजॉल्व जो हो रहा है, पहले तो जब हम बात कर रहे हैं कि सॉल्युबल होना है, ठीक है, डिजॉल्व होना, तो गैस को पानी में डिजॉल्व ऐसे ही नहीं कर सकते, कोई भी गैस पानी में नहीं घुलती। हाँ, गैस का प्रेशर बढ़ा दो तो घुल जाएगा, अदरवाइज कभी भी मीथेन पानी में नहीं घुलती, गूगल में कहीं भी लिखा हो, ठीक है? कोई रेफरेंस देखिए और खुद मिला के देखो ना, छोड़ो ना कहीं गूगल पे जा रहे हो, खुद मिला के देखो। अरे इवन आप कोई भी गैस जो है पानी में डिजॉल्व नहीं कर सकते, जैसे ऑक्सीजन भी पानी में नहीं घुलेगा। हाँ, ऑक्सीजन का प्रेशर बढ़ा दो तो खूब घुलेगा, प्रेशर करोगे तो मॉलिक्यूल लिक्विड में पेनिट्रेट करके डिजॉल्व होंगे। तो गैस अपने प्रेशर के कारण लिक्विड में डिजॉल्व होती है, उसमें उसका कोई रोल, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का रोल बहुत कम है। आप सुने ऑक्सीजन में भाई मछली वछली सांस लेते हैं क्योंकि ऑक्सीजन में ऑक्सीजन डिजॉल्व होती है पानी में, तो पानी में भी ऑक्सीजन घुलता है, लेकिन वो एक बहुत मिनिमम क्वांटिटी। हाँ, प्रेशर बढ़ा दें तो ज्यादा घुलेगा, उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का कोई रोल नहीं है, ठीक है? मीथेन, अगर कोई क्वेश्चन पूछे मीथेन पानी में घुलेगा? नहीं घुलेगा, आंसर होगा नहीं घुलेगा। चलिए केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज देखो बच्चों, केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है? तो जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है एल्केन की, एक बार उस पर जरा फोकस करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्केन। तो एल्केन की जो केमिकल प्रॉपर्टी है क्या क्या है, देखिए मेरे साथ समझिए। सबसे पहली बात तो एल्केन्स को क्या बोलते हैं? पैराफिन्स। पैराफिन्स, और पैराफिन्स का मतलब भी बता चुके हैं, पैरा मींस लेस, अफिन्स मतलब रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव। तो ये होता है पैराफिन्स हैं, और पैरा मींस एक वर्ड पैरम होता है, इसका मतलब लेस, और एफिन्स मतलब होता है एफिनिटी यानी रिएक्टिव। क्योंकि लेस रिएक्टिव होते हैं इसलिए एल्केन की रिएक्शन बहुत कम होती हैं, ना के बराबर, ठीक है ना? लेस रिएक्टिव होते हैं। इसका रीजन क्या है? क्योंकि एल्केन में क्या होता है, कार्बन कार्बन बॉन्ड है और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है। कहते हैं ये एक टोटली नॉन पोलर है, ये टोटली नॉन पोलर है, और ये नियरली नॉन पोलर है, नियरली नॉन पोलर। जरा बताइए, एल्केन में दो ही टाइप के दो बॉन्ड होंगे, या तो कार्बन कार्बन या कार्बन हाइड्रोजन। कार्बन कार्बन बॉन्ड पोलर नहीं है, टोटली नॉन पोलर है, और कार्बन हाइड्रोजन नियरली नॉन पोलर है। तो ना तो ये ब्रेक होना चाहेगा ना ये ब्रेक होना चाहेगा, जब बॉन्ड ब्रेक ही नहीं होना चाहेगा तो लेस रिएक्टिव, हेंस एल्केन्स आर लीस्ट रिएक्टिव, एल्केन्स आर लेस रिएक्टिव। तो
लेकिन इसके बाद भी एल्केन्स लेस रिएक्टिव तो हैं, लेकिन इन सब के बाद भी क्या कर सकते हैं, अगर टेम्परेचर बढ़ा दें, अब नॉर्मल टेम्परेचर कर दें, तो एल्केन को मजबूरी में रिएक्ट करना पड़ता है, लेकिन वो भी रिएक्शन बहुत रेयर है, क्योंकि टेम्परेचर बहुत हाई चाहिए, हाई टेम्परेचर मेंटेन करना संभव नहीं होता। संभव क्या मतलब अच्छा नहीं होता, फेवरेबल नहीं होता, ठीक है। हेंस एल्केन्स आर लेस रिएक्टिव। कोई पूछे क्यों लेस रिएक्टिव है, क्योंकि उनमें कार्बन कार्बन बॉन्ड है जो टोटली नॉन पोलर है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड नियरली नॉन पोलर है, इसलिए वो लेस रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। और लेस रिएक्टिव होते हैं, so alkanes do not react with common reagent, alkane do not react with common reagent, ब्रैकेट में कॉमन reagent कौन कौन से, एसिड, बेस, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। Alkanes do not react with common reagent, less reactive है, नहीं रिएक्ट करते हैं, but under normal condition, under normal condition। लेकिन बच्चों ये बताओ, एल्केन नॉर्मल कंडीशन में रिएक्ट नहीं करते हैं, नॉर्मल कंडीशन, बट एट हाई टेम्परेचर, एट हाई टेम्परेचर एल्केन गिव्स फ्यू रिएक्शन, alkane gives few reaction by free radical mechanism, by free radical mechanism। तो क्या बोलते हैं बच्चों, एल्केन जो हैं do not react with common reagent, alkane do not react with common reagent, acid, base, oxidizing agent, reducing agent under normal condition, but at high temperature alkane gives few reaction by free radical mechanism। तो एल्केन जो रिएक्शन देता है वो हाई टेम्परेचर पे देगा सिर्फ, और रिएक्शन नॉर्मल कंडीशन में एल्केन रिएक्शन नहीं देगा, ठीक है। तो एल्केन की जो भी रिएक्शन होंगी वो हाई टेम्परेचर पे होंगी, और हाई टेम्परेचर वाली रिएक्शन क्या होंगी, सब फ्री रेडिकल पास से होंगी, सब में इंटरमीडिएट फ्री रेडिकल ही बनेगा, राइट, सब में इंटरमीडिएट फ्री रेडिकल ही बनेगा। इसका चलिए एल्केन की रिएक्शन शुरू करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज समझ गया ना, कि लेस रिएक्टिव होते हैं, बहुत कम रिएक्शन देते हैं, और जो भी देते हैं वो हाई टेम्परेचर पे देते हैं और फ्री रेडिकल पास से देते हैं, अदरवाइज रिएक्शन देते ही नहीं है ये, ठीक है। तो बोर्ड साफ कर दो बच्चों, क्लियर कर दो, फोटो मैंने सारे खींच लिए हैं, आपको भेज देंगे, कभी कुछ छूट गया हो तो फोटो को रेफर कर सकते हैं उस पॉइंट पे। चलिए केमिकल प्रॉपर्टीज के बाद केमिकल रिएक्शंस पे चलते हैं। केमिकल रिएक्शन, केमिकल प्रॉपर्टीज के बाद हम चलते हैं केमिकल रिएक्शंस पे, ठीक है। केमिकल रिएक्शन, कौन कौन सी केमिकल रिएक्शन है, आओ देखते हैं कि केमिकल रिएक्शन कौन कौन सी है। देखिए सबसे पहले लिखते हैं हैलोजिनेशन, हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन। मतलब इसमें होता है रिएक्शन विद हैलोजन, रिएक्शन विद हैलोजन। देखो हैलोजन को हम X2 लिखते हैं, X2, जहां X क्या हो सकता है, X हो सकता है फ्लोरीन, X2 हो सकता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इनमें किसी से रिएक्ट करा सकते हैं, ये इनका रेट होता है।
ये इनका रेट होता है। सबसे फास्ट रिएक्ट करता है कौन? क्लोरीन। क्लोरीन सबसे फास्ट रिएक्ट करेगा और इतना फास्ट रिएक्शन करता है कि ऐसा लगता है एक्सप्लोड हो गया होगा। तो ये बहुत फास्ट रिएक्शन होती है, एक्सप्लोसिव रिएक्शन होती है। और एक्सप्लोसिव रिएक्शन होगी तो हम रिएक्शन क्या करते हैं? हम इसको नहीं कराते, हम इसको क्या करते हैं? अवॉइड करते हैं। फ्लोरिनेशन लैब में ना कराएं, फ्लोरिनेशन कंपनी में ना कराएं। फ्लोरिनेशन कराने पे कंपनी या लैब में क्या हो सकता है? ब्लास्ट हो सकता है, क्योंकि फ्लोरिनेशन एक्सप्लोसिव रिएक्शन है। ठीक है। और आयोडीनेशन जो है इसके लिए सबसे स्लो है और इसके लिए स्पेसिफिक कंडीशन चाहिए, स्पेसिफिक कंडीशन रिक्वायर्ड। क्या होंगी बताएंगे थोड़ी देर में। आयोडीनेशन में स्पेसिफिक कंडीशन चाहिए। कैसी स्पेसिफिक कंडीशन डिस्कस करेंगे अभी के अभी। देखिए, आपने कोई भी एल्केन ले लिया, सपोज CH4 ले लिया, और इस CH4 की रिएक्शन आपने हैलोजन से कर दी, मतलब क्लोरीन लेते हैं, क्लोरीन से कर दी। सनलाइट की वजह से रिएक्शन करनी है, क्या हो जाएगा? एक Cl यहां आ जाएगा, बन जाएगा CH3Cl और प्लस HCl। ध्यान रखना, ये रिएक्शन सनलाइट आपने लिया है, आप हाई टेम्परेचर लो या सनलाइट लो, सनलाइट है, सनलाइट में तो आप जानते हो फ्री रेडिकल बनते हैं। याद करिए GOC कि फ्री रेडिकल कैसे बनता है, या तो सनलाइट में बनता है या फिर हाई टेम्परेचर बनता है, और सनलाइट और हाई टेम्परेचर दोनों नहीं है तो फ्री रेडिकल कैसे बनेगा? ना सनलाइट है ना हाई टेम्परेचर है, तो फिर थर्ड पार्टी रिएजेंट लाइक पेरोक्साइड यूज करते हैं, बेंजोइल पेरोक्साइड। तो उसी प्रकार ध्यान दीजिए, CH4 प्लस Cl2 सनलाइट की वजह से CH3Cl बन गया, लेकिन ध्यान रखो ये रिएक्शन यहां रुक सकती है, बट अगर क्लोरीन एक्सेस में हुआ तो ये रिएक्शन फर्दर रिएक्शन हो जाएगी। इफ Cl2 इज इन एक्सेस तो क्या होगा? फर्दर रिएक्शन हो जाएगी। फर्दर रिएक्शन होगी कैसे? देखो ना, इसके आगे होगा सर Cl2 इन सनलाइट में रिएक्शन होगी फिर से, तो एक और Cl आ जाएगा, मतलब इस कार्बन के साथ क्या होंगे? कार्बन के संग 2 Cl आ चुके होंगे, CHCl2 हो गया होगा, CHCl2, 2 Cl आ गए, समझ रहे हैं? और यहाँ एक HCl जैसे यहाँ निकला वैसे यहाँ भी एक HCl निकल गया होगा। फिर क्या करोगे? फिर से आपने क्लोरीनेशन करा दिया, अगर और क्लोरीन हुआ फिर सनलाइट हुई, फिर एक HCl निकलेगा और फिर से बन जाएगा, एक और Cl आ जाएगा, तो आ जाएगा CH2CL3। यही नहीं, अगर आपके पास और भी अभी और क्लोरीन है, फिर से रिएक्शन करा दो, Cl2 इन सनलाइट में फिर रिएक्शन होगी और बनाएगा CH4 बन जाएगा, चारों CCl4 बन जाएगा। तो अगर क्लोरीन एक्सेस में है तो रिएक्शन सीधे CCl4 पे रुकेगी जाके, अगर क्लोरीन एक्सेस में नहीं है रिएक्शन खाली एक ही Cl आने पर रुक जाएगी। ठीक है ना? फिलहाल हमने क्लोरीनेशन कराया है, हम चाहते तो ब्रोमिनेशन और आयोडीनेशन भी करा सकते थे, अभी सिर्फ हमने क्लोरीनेशन कराया है। और ये रिएक्शन कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करती है? रिएक्शन फॉलो करती है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, रिएक्शन फॉलो करती है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। ठीक है, क्या है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म? आइए देखते हैं। तो इसकी मैकेनिज्म क्या है? ऑल्दो ये मैकेनिज्म मैं आपको बता चुका हूं, जब जीओसी पढ़ाया था, नोट्स में कराया है, मैं फिर भी एक बार रिवाइज करा दूंगा कि हाँ एक बार फिर से, अब रिएक्शन तरफ बढ़ रहे हैं तो ये रिएक्शन है। इसकी मैकेनिज्म देखिए, मैकेनिज्म क्या होगी? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है, चूंकि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है, फ्री रेडिकल, तो पहला स्टेप होगा इनिशिएशन। इनिशिएशन बच्चों, इनिशिएशन में याद होगा क्या होता है? फ्री रेडिकल बनता है तो क्या होगा? क्लोरीन जो है ना, जैसे इस पे सनलाइट पड़ेगी, जैसे इस पे सनलाइट पड़ेगी ये बॉन्ड टूट जाएगा, होमोलिटिकली टूटेगा, और होमोलिटिकली टूटेगा तो दो Cl फ्री रेडिकल अलग, दोनों Cl फ्री रेडिकल अलग हो जाएंगे, Cl फ्री रेडिकल बन जाएगा। इनिशिएशन हो गया। जरा याद करिए, जब हमने आपको जीओसी पढ़ाया था, मैंने कहा था इनिशिएशन, प्रोपोगेशन, टर्मिनेशन, 3 स्टेप होते हैं। उसको कंपेयर किया था चाय बनाने से। हमने कहा चाय बनाने में जितनी देर स्टोव जलाते हैं, जितनी देर गैस लाइटर से गैस जलाते हैं, उतना ही समय होता है इनिशिएशन के लिए, यानी स्पार्क कितनी देर के लिए होता है, वो इनिशिएशन का टाइम उतना ही है। फिर जब गैस का नॉब बंद कर देते हैं, चाय बन जाती है, जितना समय नॉब घुमाने में लगता है वो टर्मिनेशन है। और बाकी पूरे समय क्या चलता है? जब तक चाय खौलती रहती है, चाय बन रही है, खोल रही है, तब तक चलता है प्रोपोगेशन।
ठीक है, तो चलेगा प्रोपोगेशन। क्लियर? तो इनिशिएशन, प्रोपोगेशन, टर्मिनेशन होता है। मैंने आपको इनिशिएशन बताया है, मैकेनिज्म इनिशिएशन है। तो अगर नोट किया, मैं ऊपर से इसको रब करना चाहूंगा प्रोपोगेशन टर्मिनेशन बताने के लिए। हाँ जी, तो मैं इसको हटा रहा हूं यहां से आगे बात करने के लिए। हैलोजिनेशन सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आज को कवर करेंगे, आज को कंप्लीट करेंगे। उसमें भी हो सकता है 15-20 मिनट, आधा घंटा और लग जाए, समझिए ठीक से। अच्छा, इनिशिएशन का तो होता है प्रोपोगेशन बच्चों। तो प्रोपोगेशन में क्या होता है? प्रोपोगेशन में इनिशिएशन, अब आएगा प्रोपोगेशन। और प्रोपोगेशन अगर आएगा तो प्रोपोगेशन कैसे होगा? देखिए, प्रोपोगेशन कुछ ऐसे होगा कि प्रोपोगेशन के 2 स्टेप होते हैं, स्टेप 1, स्टेप 2। याद करिए, ये जो फ्री रेडिकल बना है, प्रोपोगेशन में पहले स्टेप में रिएक्ट कर जाएगा और दूसरे स्टेप में वापस बन के आएगा। यही सीएल पहले स्टेप में रिएक्ट करेगा, सीएल फ्री रेडिकल, यही दूसरे स्टेप में वापस बनेगा। प्रोपोगेशन ऐसा होता है। अब सीएल को रिएक्ट कराना है तो क्या होगा? मीथेन रिएक्ट करेगा, CH4, ऐसे CH3H करके आ जाएगा। ये जो फ्री रेडिकल यहां बनता है इनिशिएशन में, ये इसी को रिएक्ट करेगा, इसी सीएल से रिएक्ट करेगा। ये सीएल रिएक्ट करेगा, सीएल अपने को स्टेबलाइज करने इस बॉन्ड को होमोलिटिकली तोड़ेगा यूं, ये बॉन्ड होमोलिटिकली टूट जाएगा तो ये H इसके साथ चला जाएगा। आप देखेंगे कुछ ऐसा बन जाएगा ये CH3 फ्री रेडिकल, और साथ में ये H इसके साथ चला गया तो HCl। फिर क्या होगा इसके बाद? जो CH3 फ्री रेडिकल बना है, ये CH3 फ्री रेडिकल, देखो जो फ्री रेडिकल यहां बना था वो पहले स्टेप में कंज्यूम हुआ, दूसरे स्टेप में वही फ्री रेडिकल बनाना है, यही Cl फ्री रेडिकल ही बनाना है हमको, यही जो यहां कंज्यूम हुआ वही बनेगा। अब उसको बनाने के लिए क्या लगता है? सर इसको मिथाइल फ्री रेडिकल को Cl2 से क्लोरीन से रिएक्ट करना पड़ेगा, इस बॉन्ड को होमोलिटिकली तोड़ना होगा, ऐसे टूटेगा, एक सीएल इधर जुड़ जाएगा, एक निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा CH3Cl और प्लस HCl। और जो प्रोपोगेशन होता है यही मेन स्टेप होता है, रिएक्शन इसी स्टेप में प्रोसीड करती है। बाकी इनके दोनों स्टेप को छोड़ दें तो कंप्लीट रिएक्शन मिल जाएगी, मिलेगी CH4 प्लस Cl2 से बन जाएगा CH3Cl और HCl। देखिए, प्रोपोगेशन ही रिएक्शन का मेन स्टेप होता है, प्रोपोगेशन स्टेप, और मेन रिएक्शन प्रोपोगेशन स्टेप नहीं होती है, बाकी सारे स्टेप तो सपोर्टिंग है, इनिशिएशन सपोर्टिंग। सर एक बार मैं एक CL लाने का बता रहा हूं। क्या हो बेटा? ये वाला पार्ट प्रोपोगेशन का एक बार सेकंड। हाँ, प्रोपोगेशन में पहले स्टेप में जो फ्री रेडिकल इनिशिएशन बना था ये वाला, यही फ्री रेडिकल प्रोपोगेशन के पहले पार्ट में रिएक्ट करेगा। तो ये रिएक्ट कर गया कैसे? CH4 को होमोलिटिकली तोड़ेगा, इसका H इसके साथ आ जाएगा, CH3 फ्री रेडिकल बन गया। ये CH3 फ्री रेडिकल अगले स्टेप में रिएक्ट करेगा, कुछ ऐसे करेगा, यही Cl वापस बना दे। अब Cl को वापस बनाने के लिए क्या करेगा? साथ में Cl2 आएगा, ये Cl2 को होमोलिटिकली तोड़ेगा, एक Cl इससे जोड़ेगा, एक Cl फ्री रेडिकल बन के अलग हो जाएगा। तो प्रोपोगेशन के पहले याद करना बड़ा आसान है, इनिशिएशन फ्री रेडिकल बना, जो बना वो फ्री रेडिकल के पहले स्टेप में कंज्यूम होगा, दूसरे में वापस बनेगा। ऐसे एडजस्ट करो कि जो यहाँ कंज्यूम हो वापस बन जाए, ठीक है? तो पहले स्टेप में ये रिएक्ट किया, कुछ बनाया, जो कुछ बनाया वो ऐसा रिएक्ट करेगा उसी को वापस फ्री रेडिकल वापस बना दे। और आखिरी स्टेप होता है बच्चों टर्मिनेशन। टर्मिनेशन में क्या होता है? नाम से क्लियर, रिएक्शन को टर्मिनेट करना है बाय ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन। जो जो फ्री रेडिकल देख रहे हैं उनको जोड़ दो, एक Cl दिख रहा है, हाँ इसको दूसरे Cl से जोड़ दो, ये बन जाएगा Cl सिंगल बॉन्ड Cl, प्रोपोगेशन का पहला पार्ट। फिर प्रोपोगेशन में दूसरे में क्या होगा? सर एक मिथाइल दिख रहा होगा फ्री रेडिकल और मिथाइल दिख रहा है कहीं, उसको दूसरे मिथाइल से जोड़ दो, ये टर्मिनेशन का ये ऐसा स्टेप है।
इनका क्रॉस कॉम्बिनेशन भी कर सकते हैं, एक मिथाइल ले लो और दूसरा Cl ले लो, क्रॉस कॉम्बिनेशन कर दो इनका, ये क्या बन जाएगा CH3Cl, CH3Cl, देख ली क्रॉस कॉम्बिनेशन हो गया। तो ये टर्मिनेशन क्या है, टर्मिनेशन रिएक्शन को टर्मिनेट करना है। टर्मिनेट करोगे तो क्या कब टर्मिनेट होगा, जब आप रिएक्शन के एक्टिव सेंटर खत्म कर दो। रिएक्शन में एक्टिव सेंटर है कौन, अरे रिएक्शन में एक्टिव सेंटर है कौन, तो रिएक्शन में एक्टिव सेंटर है कौन, तो रिएक्शन में एक्टिव सेंटर होते हैं फ्री रेडिकल। सारे फ्री रेडिकल को आपस में जोड़ दो, फ्री रेडिकल खत्म, रिएक्शन रुक जाएगी। ठीक है, जैसे पेट्रोल खत्म गाड़ी रुक जाती है ना, उसी प्रकार यहाँ पेट्रोल के लिए, यहाँ पे फ्री रेडिकल ही पेट्रोल है रिएक्शन के लिए, वो फ्री रेडिकल खत्म, रिएक्शन रुक गई। वही एक्टिव सेंटर था, एक्टिव सेंटर खत्म, रिएक्शन रुक गई। सो इनिशिएशन, प्रोपोगेशन, टर्मिनेशन, ये रिएक्शन की मैकेनिज्म थी जो आपको हमने बताई अभी। ठीक है, तो मैकेनिज्म लिखने के बाद हम नोट लिखेंगे, नोट नंबर 1 2 3 4 करके चलेंगे, नोट पे नोट लिखते जाएंगे। चलिए इसको हटाते हैं, अभी लिखें नोट नंबर 1, नोट नंबर 1 क्या है, नोट नंबर 1 आओ जाने। सर अगला क्लास जाने, क्या अगला क्लास, कब है अगला क्लास, आज है क्या कोई क्लास फिर? नहीं सर, सर अब मन नहीं कर रहा है। अरे ये रिएक्शन कंप्लीट कर लो बस, नहीं पढ़ेंगे उसके बाद, मेरा भी मन नहीं कर रहा है, तुम्हारा मन एक ही जैसा है, कुछ नहीं कर रहा है। अभी क्या है ना यार, छुट्टियों में खाते खाते वजन बढ़ गया, इतना वजन बढ़ गया कि खड़ा भी नहीं हुआ जाता है, इसलिए बैठ के पढ़ाएंगे अगली बार से। हाँ बच्चों हटा दें, ओके। सर अब टर्मिनेशन में बस जो बचा उसको ऐड कर दिया। हाँ जो बचा उन सबको जोड़ दिया आपस में, सबको 1 by 1। बेटा ये तो जीओसी में बताया था, एक बार रिफर करना जीओसी में, ये मैकेनिज्म कराई जीओसी मैंने आपको, जीओसी में ये रिएक्शन आप लोगों को कराई हुई है मैंने। ठीक है, सेम था पूरा सर, पूरा चीज सेम लिखाए थे। हाँ वही ना, यस सर, कॉल करा दिया एक बार। चलिए एक काम करते हैं बच्चों, नोट नंबर 1 लिखते हैं। रेट तो सर आप आपको मैंने बोले लिखा तो है, वो क्या लास्ट रेट है। लिखा है? नहीं नहीं वो उसी का तो नोट लिखा रहे हैं ना, वो रिएक्शन पूरी कर ले नहीं कर लें? चलो छोड़ो फिर अगली क्लास में करेंगे, ठीक है ना, एक क्लास लग जाएगा अभी पूरा। ठीक है, यहीं से शुरू करेंगे, ये रिएक्शन रिवाइज करके रखना, हैलोजिनेशन रिवाइज करके रखना अगली क्लास में, ठीक है ना सब लोग? ठीक है सर, चलो चलो ठीक है, जरा परेशान मत थैंक यू सर, ओके बच्चों, गुड नाइट सर, गुड नाइट, अटेंडेंस बना देना। थैंक यू। बना लिए यस सर। सर।